फर्स्ट इंडिया की मेगा कवरेज लगातार जारी। बजट आ चुका है, कंफ्यूजन भारी है, उस कंफ्यूजन को दूर करने का हम काम करें। बिल्कुल, कंफ्यूजन दूर करने का काम विजेंद्र कर रहे हैं और लगातार डिकोड करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जनता जहां कह रही है कि सपनों का बजट है, तो एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ये भी एबीसीडी आप तक पहुंचा रहा है और अलग अलग सेशंस के माध्यम से हमारे साथ में विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के नामचार लोग हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं टैक्स के बारे में क्या क्या विशेष रहने वाला है। आपको बता देते हैं अब टैक्स कितना, क्योंकि टैक्स स्लैब को लेकर सबसे ज्यादा एक पॉजिटिविटी सुबह विजेंद्र इस बजट के बाद में आई थी। टैक्स स्लैब का खूब नाम गूंजा। जरा दर्शकों को समझाते हैं कि टैक्स स्लैब से जो फायदा है वो किस किस श्रेणी में और किस तरह से मिलने वाला है विजेंद्र। बिल्कुल जयती, क्योंकि कहा जा रहा है कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, यानी कि जीरो है। लेकिन इसको समझने की जरूरत है, ऐसा है नहीं। और इस उलझन को ही हम दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। ये दरअसल इनकम जो है उसमें जो टैक्स फ्री इनकम है वो 0 से 3 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है या 7 लाख है तो भी मानकर चलिए कि आपकी इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7.5 लाख हो रही है, अगर आपकी इनकम 8 लाख हो रही है, तो फिर मानकर चलिए आपकी पूरी की पूरी इनकम टैक्स के दायरे में आती है। अब जरा इसको समझिए फिर कैसे आएगी। ये इस तरीके से आएगी कि जो 3 लाख तक की इनकम आपकी है उस पर आपको कोई उस पर आपको राहत, जो 0 से 3 लाख है उस पर आपको पूरी राहत मिलेगी, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 3 से 6 लाख के बीच में जो 3 लाख है उससे 3 लाख पर आपको 5% अब चुकाना पड़ेगा, यानी 15,000 चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर 6 लाख से और 8 लाख, आपकी तनख्वाह 8 लाख है तो 2 लाख ये जो है इस पर आपको 6 से 9 लाख के जो एक अलग से रखा गया स्लॉट उसमें 10% आपको चुकाना पड़ेगा, यानी कि 20,000 चुकाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी 8 लाख इनकम है तो आपको 35,000 रुपए सालाना टैक्स भरना पड़ेगा। जबकि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 9 से 12 लाख के बीच में है तो आपको 25,000 रुपए और टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12 से 15 लाख के बीच में है तो 37,500 और टैक्स आपको देना पड़ेगा। और ये पूरा चार्ट हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी इनकम टैक्स फ्री है तो बस वो उसी स्थिति में है जब आपकी इनकम 7 लाख से कम है। अगर 7 लाख से ज्यादा है तो फिर आप 2 स्लॉट में आएंगे। अगर 9 लाख से 9 लाख के आसपास आपकी इनकम है तो पहला होगा 3 से 6 का, दूसरा होगा 6 से 9 का, और उस हिसाब से आपको टैक्स का पैसा चुकाना पड़ेगा। और यह समझने की जरूरत है। हालांकि इस दौरान एटीसी और एटीडी के तहत जो 1.5 लाख का राहत मिलती थी, जिसमें आप होम लोन की किस्तों को जोड़ सकते थे, आप रेंट को जोड़ सकते थे, जिसमें आप एलआईसी को जोड़ सकते थे, जिसमें आप हेल्थ पॉलिसी को जोड़ सकते थे, और भी कुछ चीजें थी जिनको जोड़ सकते थे, उसकी राहत को लेकर कंफ्यूजन है, उस पर हम बात कर लेंगे। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं उनमें किसान नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, किसान नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ में, साथ ही हमारे साथ में राजाराम मील जी भी हैं भारतीय किसान यूनियन से, और साथ ही हमारे साथ में एक्सपर्ट्स, जब हम एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ में एजुकेशन सेक्टर से भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और साथ ही आईटी सेक्टर्स भी। एंडी माथुर जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा किशन बिरला जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ शंकर लाल अग्रवाल जी मौजूद हैं। सभी से बात करेंगे विजेंद्र, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि जेपी नड्डा ने इस बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी, कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर और जनता से क्या कहना था, सुनते हैं एक बार फिर से। The power of young India, the technological and innovative capabilities, the multicultural work ethics, and how firmly India is poised for infrastructure-driven growth. I congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, and her entire team for this all-inclusive growth-oriented and visionary budget. This budget highlights the core vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, as it brings out schemes for the welfare of our brothers and sisters who are at the bottom of the pyramid, as well as for the people placed at the different levels of the pyramid.
economy has become a lot more formalized. Efficient implementation of schemes like Swachh Bharat, free vaccination for all, Ujjwala, Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, food support and direct benefit transfer to 2.2 lakh crore to farmers. लेकिन जो कंफ्यूजन जयंती बना हुआ है वो दरअसल बना हुआ है टैक्स स्लैब को लेकर। उस कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं। दो स्लैब है, एक पुराना है एक नया है, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, और इसलिए बेहद खास पैनल को हमने यहां बुलाया गया है। किशन बिरला जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए कहा यह जा रहा है कि बहुत से संस्थान ऐसे जो कह रहे हैं कि नहीं अब एटीडी एटीसी का फायदा नहीं मिलेगा। जरा बताइए नए और पुराने के बीच का ये झालमेल क्या है, और पब्लिक को सीधे और आम भाषा में समझाइए आम बजट में क्या है। बिल्कुल सर, अर्लियर दो रिजिम वहाँ चला करती थी, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम जो न्यू रिजिम थी अर्लियर वाली, उसमें 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% था, 7.5 से 10 लाख तक 15% था, और 10 से 12.5 तक 20% था, और 12 से 15 तक 25% था। और जो ओल्ड रिजिम थी उसमें 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, और 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स था। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो 87A की रिबेट देके ओल्ड और न्यू रिजिम दोनों में ही टोटल मिला कोई टैक्स नहीं लगता था 5 लाख रुपए तक। अब उस लिमिट को एक्सीड करके 7 लाख रुपए कर दिया गया, और 7 लाख रुपए से अगर किसी की इनकम एक्सीड होती है तो वो न्यू रिजिम में ऑटोमेटिकली कवर होगा। ठीक है सर, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि भाई 7 लाख से अगर किसी की 7 लाख तक की इनकम पे तो कोई टैक्स है नहीं नई रिजिम के अंदर, लेकिन अगर वो 7.5 लाख कमा रहा है, वो 8 लाख कमा रहा है, तो जो बचा हुआ हिस्सा वो टैक्स के दायरे में आएगा या पूरा 8 लाख ही टैक्स के दायरे में आएगा? फिर उसको न्यू स्लैब के हिसाब से 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9 वाले स्लैब में उसको जाना होगा। तो ये तो मतलब 50,000 ज्यादा कमाने पर नुकसान हो गया। बिल्कुल डेफिनेटली उसको न्यू रिजिम में जाना पड़ेगा फिर। बिल्कुल नहीं, लेकिन ओल्ड रिजिम में अगर जाएंगे तो क्या उसको फायदा होगा? ओल्ड रिजिम में अगर जाते हैं सर तो क्या फायदा होगा? ओल्ड रिजिम में अगर जाते हैं तो उसके अंदर क्या है कि वो जो दूसरे बेनिफिट्स हैं ना एटीसी के या मेडिकल एग्जामिशन के बेनिफिट उसको मिल जाएंगे जी। तो वो बेनिफिट भी आज की तारीख में 3 लाख रुपए से ज़्यादा के बनते हैं टोटल मिला करके जी। तो अगर आप अपनी नॉर्मल इनकम 5 लाख रुपए किसी आदमी की है और वो 3 लाख रुपए के बेनिफिट हैं तो वो उसकी ऑटोमेटिक 8 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है। हाँ नहीं, अगर 8 लाख रुपए किसी की इनकम है और 3 लाख रुपए के डिडक्शंस हैं तो 5 लाख रुपए में नीचे आ जाता है, तो फिर 5 लाख रुपए तक नहीं लगेगा उसको। हाँ, लेकिन मित्तल सर, क्योंकि ये कंफ्यूजन है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई हम टैक्स स्लैब को सही कर रहे हैं, उसको टेंशन फ्री कर रहे हैं, तो दो ऑप्शन दिए क्यों जा रहे हैं? नहीं देखिए, ये है कि सरकार ये चाहती है कि अल्टीमेटली ये नया वाला रिज्म रहे, पुराने वाला धीरे धीरे एबोलिश कर देंगे उसको। पिछली बार वित्त मंत्री का बजट भाषण पढ़ ले मलाई, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई इतने सारे जो एग्जम्पशन है उसको हम हटाना चाहते हैं, पर ये धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज, तो इसलिए उन्होंने ये कर रखा है। 1-2 साल ये ज़्यादा से ज़्यादा और चलेगा, फिर अपन आगे वाले या इससे 1-2 साल बाद वाले बजट में बैठेंगे तो ये पूरा खत्म कर देंगे। माथुर जी, फिर तो ये कहा जाए भाई राहत कहाँ है? फिर तो कान को इधर से पकड़ लीजिए, इधर से पकड़ लीजिए, बात बराबर है। नए रिजीम पर आने में थोड़ा समय लगता है, और जैसी लोगों की हैबिट्स होती है उनमें लोगों को एग्जम्पशन लेने की आदत अभी पड़ी हुई है, तो इसलिए दोनों व्यवस्थाएं एक साथ चल रही हैं, जिससे जो है जिनको एग्जम्पशन लेना है, जो बचत करना चाहते हैं वो एग्जम्पशन भी ले सकें, और जो टैक्स देना चाहते हैं वो टैक्स दें। जी देखिए सोलंकी जी, मेरा एक मानना ये है, मैं आज जो चर्चा करने वाला हूँ आपसे, मैं इन चर्चा में जाना नहीं चाहता कि आपको 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, को 10,000 रुपये का हुआ, को 20,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये तो सारी जितनी भी बातें हैं ये टोटल मिलाकर के 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। टोटल मिला के 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। हाँ, तो वो टोटल नहीं, वो जो टैक्स पे करने वालों की बात कर रहा हूँ, 1.65, वो 1.5 करोड़ मैंने बोल दिया। तो 1.5 करोड़ लोग इफेक्ट होते हैं, उसके लिए चर्चा ज़्यादा होती है। आप इसकी चर्चा को छोड़ दें, मैं आपको एक चर्चा और बताता हूँ। आपका ही कहा हुआ कि जैसे वो 5% से 8% के स्लैब में लाए थे अपने ये जो खाना जो मंगवाते हैं ना जोमेटो वाले, तो आपके यहाँ टीवी पर बार बार में चल रहा था कल से लोगों की जेब कटेगी, कल से लोगों की जेब कटेगी। अरे भाई, जो 1,000 रुपये का खाना घर बैठे बैठे खा रहा है वो मतलब 1,050 रुपये दे देगा, तो उसको तो पता ही नहीं है, पर आप लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, तो इसलिए मैं नहीं सर क्यों हो रही है मैं बता रहा हूं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास खाना नहीं हम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आटे पर आप टैक्स ठोक देते हैं।
हमें इसलिए परेशानी होती है सर। देखो वो तो क्या है कि दोनों चीजें एक साथ चल सकती है, बताइए वो मुझे। वो तो टैक्स हमें परेशानी तब होती है सर, और इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम जनता की आवाज है। ना वो तो आप ठीक बताइए है ना, नहीं जो जिनको आप 80 करोड़ में आप अन्न दे रहे हैं कि भाई आप अनाज ले लीजिए, हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको रसोई गैस का सिलेंडर खरीदना पड़ेगा 1100 रुपए का, कहां से खरीदेंगे वो? नहीं सर, इस बजट का आप देखेंगे तो सरकार का मेन मोटिव रेवेन्यू इंक्रीज करना रहा है, और रेवेन्यू इंक्रीज करके कैपिटल अरे सर, एक्सपेंडिचर पे जनता का भी सर तो जो revenue आज increase जो होना जो चाहिए, जो आज नहीं तक होना जितना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट दिया है सरकार ने। पिछली बार 7.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने 5 प्राथमिकता तय की, उनमें अलग अलग पैसा करके और वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट किया। तो आज इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, आज रोड्स बन रही है, आज ये और दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, उसके कारण से रोजगार तो डेवलप होते ही हैं। आज आप बाड़मेर में जाकर के देख लो, बाड़मेर की रिफाइनरी जो बन रही है उसके कारण से दुनिया भर के रोजगार डेवलप हो गए और दुनिया भर की दुकानें कर ली लोगों ने। आप इसलिए कह रहे हैं कि भाई मीडिया इस तरीके के नेगेटिव सवाल क्यों करता है? मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने एग्जांपल दे रहा हूं। आज से पहले सारे मीडिया आप अपनी आवाज उठाएं, आप अपनी आवाज उठाएं, पर मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई 2 नारे बता रहा हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, आगे आपको पता है क्या था भाई। देखिए आज दूसरा बता रहा हूं सर, ये तो मैनिफेस्टो में है। देखो 2 करोड़ रोजगार सालाना दिए जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, आज आपकी किसान को 2 लाख करोड़ रुपए 12 करोड़ किसानों को पैसा जा रहा है। आज 47 मांग रहे हैं सर। सुनो नहीं, आप सुनो मेरी बात, मांग रहे हैं मेरी बात 47 क्या आपको 6000 रुपए चाहिए सालाना, या एमएसपी वो चाहिए जिस पर आप आत्मनिर्भर हो सके? क्या चाहिए सर, बताइए। मेरा ये कहना नहीं है, एक मिनट राजाराम जी, एक मिनट के लिए, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा ये कहना है जितनी भी ये वेलफेयर स्कीम है वो भी तो जनता के लिए ही है ना। किसी न किसी ग्रुप का, कोई किसान को जा रहा है, कोई मजदूर को जा रहा है, कोई गरीब क्षेत्र को जा रहा है, ये जा रहा है। ये सारी वेलफेयर स्कीम्स है। आज मान लो 47 करोड़ जो है जन धन खाते खोले हुए हैं, उसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। हमारे एक प्रधानमंत्री जिनका 15 पैसे मिल रहा है, जारी है तो सब्सिडी, हाँ तो सब्सिडी जारी है ना, तो वो जनता को पैसा मिल रहा है ना उससे, तो इसलिए बेनिफिट तो किसी न किसी जा रही है, बताइए ना कितनी जा रही है? नहीं 47 करोड़ जो है उज्ज्वला की सब्सिडी कितनी जा रही है सर, बताइए। उज्ज्वला की सब्सिडी जा रही है, कितनी जा रही है बताइए ना, टोटल मिलाकर के उज्ज्वला की 12 करोड़ लोगों को, सॉरी 9 करोड़ लोगों को कितनी जा रही है सर? तो एक सिलेंडर पे सब्सिडी का मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं है मेरे पास में, लेकिन 9 करोड़ लोगों को, कितने महीनों 9 करोड़ लोगों को अभी उज्ज्वला पैसा वापस दिया नहीं गया। उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ लोगों को अभी तक गैस सिलेंडर दे चुके, मतलब वो जो है कनेक्शन दे चुके हैं। वो रिपोर्ट पढ़ी सर, उन सिलेंडर में से कितनों के अंदर गमले बन गए हैं, कितनों के अंदर चेयर बन गई है और कितने चलने बंद हो गए? देखो ये तो समाज की विकृति है। अब 2% 3% गैस के दाम बढ़ गए हैं और सब्सिडी रुक गई थी, ये समस्या थी। राजाराम मील जी ये कह रहे हैं कि सर 6000 रुपए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिया जा रहा है, वो काफी है, बाकी चाहिए क्या? 500 रुपये महीने के और शायद 16 रुपये रोज के, एक कप चाय भी नहीं आती। क्या है ये? इससे कुछ होने वाला नहीं जी। होना उस बात से है कि किसान जो फसल बो रहा है उसका रेट तय है कि इस रेट के पैसे उनको मिलने चाहिए। जो फसल बोता है उस टाइम भाव कुछ होता है, जिस दिन बेचने जाता है उस दिन उसका जीरो हो जाता है। मरना किसान का वहाँ है। एमएसपी लागू करने के लिए किसानों ने 13 महीने का आंदोलन चलाया और सरकार ने वायदा किया था, वो वायदा सरकार नहीं निभा पाई। जो वायदे थे वो सारे के सारे जिस दिन आंदोलन ख़त्म हुआ वहाँ से जब उठे उसके बाद में कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सारी बात मानी, 750 किसान शहीद हुए, उनको मुआवजा और एक उनके बच्चे को नौकरी जी। उसके बाद में एमएसपी की कमेटी बनेगी, कमेटी में किसानों की तरफ से मेंबर आएंगे। 39 मेंबर बने हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का एक भी मेंबर उसमें नहीं है। मेंबर भी वो डाले हुए हैं जो सेक्रेटरी हमारे खिलाफ था, या जो किसान इनका जो संघ का जो किसान है वो जो खिलाफ था उनको मेंबर बना के छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं हुआ। आज की तारीख में भी किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया। किसान की आमदनी दूनी करने की बात 2022 की थी, किसान को कुछ नहीं दिया। अभी शायद इस बजट में पूरा मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन कह रहे हैं 20 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का प्रावधान किया है। तो किसान तो पहले ही मरा पड़ा है जी। किसान पे तो पहले ही बहुत कर्जा है, और जब भूख मरता लोन लेगा और ज़मीन रखेगा तो उसकी ज़मीन बिक जाएगी जी। आज किसान जिंदा ज़मीन पे है और उसकी ज़मीन जो 2 कानून बने थे उसमें किसान की ज़मीन जानी थी, उसको बड़ी मोटा अनाज उगाइए,
बड़ी उससे मुश्किल पैसा से मिलेगा। बताया उसको। 2023 मोटा अनाज के लिए डेडिकेटेड साल है। विजेंद्र, मोटे मोटा अनाज का उगाइए। जिक्र कर रहे हैं और राजस्थान में राजा मील जी, जो बाजरा है वो तो बहुतायत में होता है, लेकिन कहा जाता है किसानों की ओर से भी कि बाजरे की जो लागत है वो भी उनको नहीं मिल पाती अगर बोते भी है। आज 1200-1600 बिक रहा, क्या मिलेगा? हाँ। किसान आज की तारीख में किसान बहुत परेशान है। किसान परेशान है तो मजदूर परेशान है, मध्यम वर्ग का व्यापारी परेशान है, सारी दुनिया परेशान रहेगी। किसान अगर सेफ नहीं है, किसान खड़ा होगा तो ये देश भी खड़ा हो जाएगा। देश को किसान ही खड़ा करेगा, खड़ा करने की जरूरत किसान को है, किसान के वहाँ से होगा। ये देखो उजला ये प्रधानमंत्री ये जो स्कीम है, इन स्कीमों से कुछ मिलने वाला नहीं। आज 1100 रुपये के सिलेंडर है। लेकिन सर किसानों के लिए बजट में एलोकेशन तो किया गया है, तो ये बताइए सर, नेगेटिव तो बहुत कुछ होता है, अच्छी चीज से क्या लगी? मेरे हिसाब से तो अभी तक जो मेरे जानकारी में आया, मैंने पूछा भी था 1-2 जगह, मैं कोई कहीं सुना नहीं मैंने जी। लेकिन कोई किसान को कुछ नहीं दिया कि 20 लाख करोड़ की ये प्रावधान दिया है कि लोन मिलेगा। लोन मिलेगा तो किसान की जमीन बिकेगी, किसान मरेगा, किसान पे आज कर्जा बढ़ गया, मेरे ख्याल से पहले से दूना हो गया। और आगे आने वाला समय में अगर जमीन रख देगा तो जमीन किसान छुड़ा नहीं सकेगा। डबल हो गई, ये वित्त मंत्री ने कहा है कि आम आदमी की आय डबल कर दी गई है, किसान की हुई नहीं है, ये नहीं बताया। 27 रुपए की डबल हो गई आम आदमी की। किसान की आमदनी 27 रुपए रोज है, 27 रुपए जी। तो किसान की हालत तो बहुत खराब है। किसान की ठीक है, हमारे साथ नीलम मित्तल जी जुड़ गए हैं, वाइस चेयरमैन महिला विंग 40 से, और साथ में हमारे आम आदमी पार्टी से अमित शर्मा जी जुड़ गए हैं। लेकिन नीलम मित्तल जी, सर इस बजट को आप कैसे ग्रेड करेंगे? मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूं कि जब बजट आ रहा था तो बाजार ने उसको अप्रिशिएट किया था। मैं 11 बजे से पहले की बात कर रहा हूं, 11 से 12:30 बजे के बीच में बाजार ये देख रहा था कि बजट में कुछ है या नहीं, और 12:30 बजे के बाद पूरा का पूरा बाजार धड़ाम पड़ा। जो 900 पॉइंट अंकों के साथ सेंसेक्स ग्रीन के साथ ट्रेड कर रहा था, वो अब माइनस में चलता हुआ दिखाई दिया। तो मतलब बाजार ने भी इसको रिजेक्ट किया है। नीलम जी। विजेंद्र, इससे बीच क्योंकि अभी बात फसलों पर हो रही थी, मेरा एक सवाल राजाराम मील जी से है कि राजाराम जी, फसलों के लिए, किसानों के लिए जरूरी पानी होता है, सिंचाई के पानी को लेकर कहीं ना कहीं उम्मीद थी और राजस्थान से बहुत बार बातें ERCP को लेकर भी उठी थी, लेकिन सिंचाई को लेकर के प्रभावी एक संयंत्र बन जाए, इसको लेकर की उम्मीदें इस बजट में थी, वो फुलफिल नहीं, उस चीज को लेकर भी निराशा है। ऐसा है मैडम, किसानों का पूरे देश में, हमारे कम से कम राजस्थान की पोजीशन तो बहुत खराब है कि पानी जो है पूरे ख़त्म होता जा रहा है। बहुत एरिया बचा जिसमें पानी है। पीछे जो हमारे डैम है, डैमों में पानी नहीं है, डैम के पानी की हालत ठीक नहीं है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। किसान की खेती की पोजीशन वैसे ही खराब थी, अब वो बच्ची कच्ची कसर इस पाड़े ने काट दी कि किसान की फसल मर गई। किसान राजस्थान का तो बहुत परेशान है। बाकी कुछ एक जगह ही है जो पानी है, पानी की जगह किसान बचत में है, बाकी तो किसान की पोजीशन बहुत पानी की जरूरत थी और पानी की जरूरत को लेकर के ERCP का मुद्दा था। लेकिन विजेंद्र, शुभांग मित्तल जी भी हमारे साथ में है, ज्वेलर्स एसोसिएशन से हैं, और ज्वेलरी को लेकर विजेंद्र, आम जनता में बहुत कौतूहल होता है कि बजट में सोना चांदी एक बहुत आम भाषा की सस्ता होगा, महंगा होगा। शुभांग जी, ज्वेलरी एसोसिएशन, ज्वेलर्स एसोसिएशन को कितनी उम्मीदें थी इस बजट से और कितनी फुलफिल हो पाई है? ज्वेलरी सेक्टर में इस बजट से बहुत उम्मीदें थी। सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की जहाँ तक बात थी, सबको ये उम्मीद थी कि 4% इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी। इस समय जो गोल्ड पे 15% इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है, वो एज इट इज़ इन्होंने रख दी, और मोटा मोटी करीबन 4.35% ड्यूटी सिल्वर पे इन्होंने बढ़ा दी, जो कि ज्वेलर्स के साथ या आम जनता के साथ एक गलत हुआ है। गोल्ड डोरे बार करके रॉ गोल्ड, पाउडर फॉर्म में गोल्ड इंपोर्ट होता था, उस पर करीब 1.5% ड्यूटी कम थी, उसको भी इन्होंने प्योर गोल्ड के बराबर ड्यूटी कर दी। थोड़ा बहुत उससे राहत इसलिए मिलती कि लोग उसको यहाँ लाते, यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप होती, रिफाइन होता गोल्ड, लोकल इंडियन गोल्ड लोगों के बीच में जाता, वो थोड़ा सस्ता पड़ता। पर उस गोल्ड और बार की ड्यूटी भी इन्होंने आज 1.65% बढ़ा दी, जी, जो कि ज्वेलर्स के साथ काफ़ी गलत हुआ। शुभांग जी, आसान भाषा में मुझे ये समझा दीजिए कि अब जो आदमी सोना खरीदने के बारे में सोचेगा या सोचेगा कि बच्ची की शादी है, उसको सोना देना है, उसको मुश्किलें बढ़ेंगी? मुश्किलें बढ़ेगी, कम से कम 500 रुपए 10 ग्राम पे सोना बढ़ गया। और जो विदेशी चांदी को लेकर के एक बात, विदेशी चांदी में करीब 4% ड्यूटी बढ़ गई।
और जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आप तक स्टोर तक पहुंचता है, जो डिजाइन्स बनती है, जो वर्किंग चार्ज होता है, लेबर होता है, उसमें कुछ बदलाव होंगे या फिर वो यथावत नहीं, रहेगा? उसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा किया है कि 30 इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पार्क का पूरी योजना लाए हैं और जो हमारे आर्टिसंस हैं उनको एमएसएमई सेक्टर में डाल दिया इन्होंने। उनसे उनको एमएसएमई की फैसिलिटीज़ काफ़ी मिलेंगी और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने की चांस अच्छा, है। तो कुछ आपको लग रहा है कि जहाँ निराशा हुई तो कुछ हाँ, आशा हाँ, भी कुछ हुई अच्छा होगी? भी हुआ है। नफा नुकसान आर्टिफिशियल डायमंड, मित्तल जी, आर्टिफिशियल डायमंड को लेकर एक बड़ा जिक्र किया गया है निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, उसको जरा समझाइए वो क्या है? ये लैब ग्राउंड डायमंड है। इस लैब ग्राउंड डायमंड का बीज बाहर से आता है, उस पे पहले 5% ड्यूटी हुआ करती थी और डेवलप ये इंडिया में होता है, वो ड्यूटी नील कर दी जी। जैसे सीवीडी कहते हैं, एसपीएसडी कहते हैं, वो लैब ग्राउंड डायमंड है, उस पे ड्यूटी फ्री कर दी। तो इससे अच्छा मार्केट डेवलप होगा इंडिया का और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा लैब ग्राउंड डायमंड का। जी ठीक है। आरसी चौधरी जी, सर एक बार के लिए कांग्रेस का चश्मा हटाइएगा प्लीज, और एक कॉमन मैन के तौर पर बताइए कि इस बजट में क्या अच्छा है? देखिए, सबसे अच्छा जो कॉमन मैन के तौर पे जो देख रहे थे, मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ नहीं, लेकिन लोग जो वेतनभोगी हैं और आप जैसे जो लोग खुश हो रहे थे, और इस स्टूडियो के तमाम लोगों को ये खुशी थी कि हमारा जो टैक्स स्लैब के अंदर जो रियायत मिली है जी, और मैं इस स्टूडियो में महसूस कर रहा हूँ कि वो खुशी चंद पलों में ही काफूर होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए कॉमन आदमी तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्लोगन्स के साथ में ये कहते हम तो क्या हैं। है, पब्लिक के परसेप्शन के साथ चल रहे हैं। हमें से ज्यादातर टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए सर, आप टेंशन ही मत लीजिए, अच्छी बात क्योंकि है। सब 7 लाख से नीचे के टैक्स स्लैब में ज्यादातर हम लोग, हमें इसकी ज्यादा टेंशन ले नहीं रहे हैं सर। अच्छी बात है जी। इसलिए आपको ना जश्न है ना कोई फिक्र है, लेकिन उन लोगों की तो फिक्र होनी चाहिए जो 80 करोड़ लोग जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न पा रहे हैं, उनका सुधार कब हो पाएगा। आपको उन लोगों की चिंता तो जरूर होनी चाहिए जिस गृहिणी का खर्चा, जो आपकी पत्नी घर पे इंतजार कर रही थी, 1100 रुपये का सिलेंडर खरीदती है और कहते थे जिस स्लोगन का आपने जिक्र किया था, बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। जब यूपी की सरकार थी 2014 के अंदर, मई के अंदर 410 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज 1100 रुपये का है। वहाँ पे जब डीजल 55 रुपये लीटर था, आज 95 रुपये लीटर है। पेट्रोल 70 था, आज 100 के पार है। खाने का तेल 60 रुपये लीटर था, आज 200 के पार है। आटा 8 रुपये किलो था, जो 40 रुपये पार है। क्या आप उन लोगों की चिंता करेंगे? महंगाई इस देश का मुद्दा है या नहीं? निर्मला सीतारमण जी तो कह सकती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ जी। उनके केंद्रीय मंत्री तो कह सकते हैं कि फिल्में देख रहे हैं, इसका मतलब आमदनी हो रही है। उनके जो केंद्रीय नेता हैं वो तो ये कह सकते हैं कि ओला और उबर से जाइए, गाड़ियाँ बंद कर दीजिए। लेकिन आप ही जानते हैं बहुत से लोग ना ओला उबर में जाते हैं ना गाड़ियों से जाते हैं, लेकिन जब डीजल का 1 रुपये बढ़ता है तो उसके आटे की कीमत 4 रुपये बढ़ जाती है। उसके हर जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हो जाती हैं। इसलिए ये जो जनता जो उम्मीद कर रही थी महंगाई से राहत की, वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बहुत बड़े स्लोगन्स के साथ में कर रहे थे और कई जो लंबरदार मीडिया हैं वो इस बजट को लेके बड़े यूं सुर्खियों पे 160 फीट की ऊंचाई से दिखा रहे थे, लेकिन जब नीचे देखेंगे तो लोग कहराते हुए नजर आएंगे उस महंगाई की त्रासदी से, और वो युवा चिल्लाता हुआ नजर आएगा जिसे रोजगार की उम्मीद थी। ज्यादा है, मुझे लगता है उनको 160 फीट की ऊंचाई से नीचे बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और वो शायद देखना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि हम वहां तक देख लें। हमारे साथ मेघा है। मेघा, बतौर महिला, बतौर एंटरप्रेन्योर, आपको क्या इस बजट में मिला है? विजेंद्र जी, बतौर महिला तो मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमने प्री बजट उसमें भी डिस्कस करी कि जो महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है हमारी कंट्री में, हम उसको डेफिनेटली चाह रहे थे और उसके लिए बात भी नहीं करी गई। सो वो थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट है। बट जहाँ आपने बोला बतौर एंटरप्रेन्योर क्या मिला, तो बतौर एंटरप्रेन्योर हम डेफिनेटली थोड़े सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो स्टार्टअप्स का जो फंडिंग करी गई है वो बहुत मतलब आपको रुकना चाहेंगे माफी के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। लेकिन आज के बजट में पहले जो 90,000 करोड़ था, 90,000 करोड़, उसको घटाकर उन्होंने 60,000 करोड़ कर दिया है। तो गरीबों के लिए भी कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं है। ये चीज़ें तो एक तरफ है। दूसरी तरफ जो रूरल में, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्ट्रेस है, लेकिन अर्बन युवकों के लिए नरेगा जैसी योजना लाने की बात पहले भी उन्होंने
की थी उसका भी कोई इसमें जिक्र नहीं है। और किसानों का जो उनका जो इनकम बढ़ाने का था वो उसका भी कोई इसमें जिक्र नहीं है। एमएसपी का जिक्र इसमें नहीं है। फिर कौन से गरीब के लिए ये बजट बना है? मैं समझूंगा जो अमीर लोग हैं उनके लिए। और इनकम टैक्स हमने 5 से 7 लाख कर दिया। भाई इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, कोई 2 लाख कोई बड़ी राहत नहीं। आज जो जिसकी सैलरी 60-65 हजार रुपये है उनको ही थोड़ा कुछ राहत मिलता है, लेकिन दूसरे किसी को नहीं है। वो भी अपने हिसाब से उन्होंने किया कि मिडिल क्लास को कैसा अट्रैक्ट करे। उनके पार्टी में चर्चा हो गई कैसा अट्रैक्ट करे, और वो दूसरे ट्राइबल वोट्स लाने के लिए क्या कोशिश करे, शेड्यूल कास्ट के वोट्स को क्या कोशिश करे। जो ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी करके उसके तहत जो उनको फायदेमंद होगा उसी के तरफ ध्यान दिए हैं। लेकिन कहे तो ये है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों को पहले स्कॉलरशिप मिलता था, उसका भी जिक्र नहीं है। माइनॉरिटीज के लोगों को स्कॉलरशिप मिलता था, वो भी बंद हो गया, वो भी इसमें भी जिक्र नहीं है। और बहुत सी चीजें उन्होंने ऐसी कही है कि हमने इतने कॉलेज भी बना रहे, वो बनाए, फलाना मेडिकल कॉलेज। भाई मेडिकल कॉलेज प्राइवेट दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रहे थोड़ी। स्कूल भी प्राइवेट बना रहे हैं आप। कौन गरीब का आदमी बड़े बड़े जो कमर्शियल स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए उसमें एडमिशन उनको मिलता है? वो तो सरकारी स्कूल की तरफ देखेगा, देहात में रहने वाला, म्यूनसिपालिटी एरिया में रहने वाला, लोअर मिडिल क्लास का आदमी, इवन मिडिल क्लास का भी, क्योंकि फीस इतनी है कि एक महीने को कहीं जगह 1-1 लाख रुपए लेते हैं, 50,000 लेते हैं। तो ये जो आपने मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का राहत हम दिलाए कहते हैं, उसका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मुद्दे हैं और इसको नज़रअंदाज किया गया है। और इनइक्वालिटी की बात, इनकम इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही, रोज पर रोज गरीब गरीब होते जा रहा, अमीर अमीर होते जा रहा। और हिडनबर्ग का रिपोर्ट अगर आप देखते हैं, वो चौंकाने वाले हैं कि हम नहीं कह रहे, हम कहे तो वो बोलते थे हमेशा एक कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ देश को बदनाम करने के लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आना उसको रोकने के लिए बात। हमने नहीं, ये तो प्राइवेट वाले हैं, डालो डिफेमेशन केस, कहो। उन्होंने तो जोर, उन्होंने कहा कि हाँ हमने कहा है, हम सबूत दिलाएंगे इसका, हम फाइट करेंगे, आप करो कुछ भी, उन्होंने कहा। तो इसका मतलब ये है कि गरीबों का पैसा कहाँ है? LIC में है, अपने बच्चों की पॉलिसी करता है, एजुकेशन पॉलिसी कराता है, खुद की पॉलिसी करता है, घर के लोगों की पॉलिसी करता है। उस जितने भी पॉलिसी होल्डर है उनके पैसे हैं, और वो पैसे उन्होंने, एक व्यक्ति जो उनका बहुत चाहता है, अडानी, वो उसके कंपनी में बहुत अटके हैं। कम से कम 87,000 करोड़ गवर्नमेंट का पैसा उनके इन्वेस्टमेंट में गया है। क्या दूसरों को उतना ही दे रहे हैं आप? मुद्रा योजना में क्या हुआ, तो उतना ही दिए है। देखिए ऐसे आप कितने दिन झूठ बोलेंगे? और तुम्हारी बजट जो है ये अमीर है उनके लिए ही है, और जो गरीब को आप ना किसान को देखे, ना गरीब मजदूर को देखे, ना SC ST के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का देखे, ना एजुकेशन का। आप तो एजुकेशन और हेल्थ को तो फंड बढ़ाना चाहिए था, पहले तो घटाते आए, अब थोड़ा बढ़ाए। यानी मार्केट में जब लोग जाते हैं तो किसी चीज़ बार्गेनिंग होती है, ये सामान कितने का है, तो वो पहले कहता है
कि ये इसका 1000 रुपये है, नहीं फिर नहीं होता। वो बार्गेन करने वाला पूछता है ये 600 में दो, नहीं होता, फिर ना 900। ऐसा ही इनका बार्गेनिंग है कि पहले तो खूब घटा है। तो देखिए विजेंद्र, कांग्रेस का तो यही कहना है कि आम बजट कम और आने वाले चुनावों के लिए मैनिफेस्टो जारी लगता है। लेकिन इंडिया पर महा कवरेज आप देख रहे हैं और सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि डिकोड करने की आपके लिए कोशिश कर रहे हैं आम बजट यानी यूनियन बजट को। मेघा गुप्ता से हम बात कर रहे थे क्योंकि महिला उद्यमी है। मेघा जी, आज एक टर्म बहुत गूंजा, महिला सम्मान सर्टिफिकेट, और महिला सम्मान सर्टिफिकेट को बतौर तोहफा आज पेश किया गया। बताया गया कि अगर 2 लाख की बचत की जाती है, अगर आप 2 लाख की बचत करेंगी तो आपको 7.5% ब्याज उस पर मिलेगा। कितना फायदा होगा इसका? डेफिनेटली एज अ होम मेकर तो काफ़ी फायदा होगा बिकॉज मैं अगर वैसे गृहिणी की तरह बात करूँ तो आज किटी पार्टियाँ बहुत चल रही हैं। तो वो जो किटी पार्टी का जो एक अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, अभी नॉर्मली हम जिसे बोलते हैं कि हम कच्चे मनी की तरह उसको चला रहे थे, तो आई थिंक इससे सिक्योरिटी एक सेफ्टी है कि ठीक है हमने उसको वहाँ 2.5 लाख रुपए डाला जिसका 7.5% मिला, तो हम इससे और ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। अमित भाई सर बताइए, आम आदमी पार्टी भी कुछ रिएक्ट इस पर कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं सर, बिल्कुल रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे सांसद महोदय उनकी बात करें या किसी की बात करें, सबने इस पर रिएक्शन दिया है। इस आम जो बजट ये आया है इसमें मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो ना तो सबसे बड़ी बात किसानों की हम बात करें, यहाँ एक बड़ा वर्ग हिंदुस्तान के अंदर किसानों का है। एमएसपी का कोई जिक्र नहीं किया गया है, किसानों के लिए कोई बड़ी राहत की इसमें बात नहीं है। हम लोग सेना के जवानों की बात करें, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं की गई है। हम नौजवानों की बात करें, उनके लिए भी कुछ भी नहीं है। पूरा कीजिएगा, इससे पहले बजट में एमएसपी का जिक्र कब हुआ? तो होना चाहिए ना एमएसपी का जिक्र, ये तो कह रहे हैं ना। किसानों के लिए क्या किया इन्होंने, इससे पहले नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं होना चाहिए। इनको जनता ने किस लिए चुना? होती है वो एक सीजनल है कि कौन सी फसल को खरीदने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले उसकी बढ़ोतरी होती है। हाँ। बजट में कब से होने लगी? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि किसानों के लिए क्या किया इन्होंने इस बजट में। किसानों के लिए जो बजट पिछली बार था उससे ज़्यादा बढ़ा करके दिया है, पर अलग अलग स्कीम्स में दिया है। वो जोड़ेंगे तो 28% बढ़ाया है बजट, कम नहीं किया है। श्रीमान ऐसा है, श्रीमान ऐसा, एक बार मैं बोल लूँ फिर उसके बाद आप प्लीज़ बोलिएगा। एक बार मैं बोल लूँ फिर उसके प्लीज़ बोलिएगा। जैसा भी इन्होंने कहा कि पहले कभी नहीं हुआ और अभी क्यों होना चाहिए एमएसपी की। करीब जो हमारा जो देश का जो कर्ज है, जो आम जनता के बीच में जो बात बड़ी प्रचलित है कि देश के ऊपर जो कर्जा है वो कितना गुना 2014 के बाद कितना ज़्यादा बढ़ गया है। जो पहले क्या था और आज क्या है उस पर बात करें हम। मैं बता रहा था आपको, किसानों के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो अब इन्होंने जो बात करी है, जो डायरेक्ट टैक्स के लिए जो इन्होंने रिलीफ दिया है, वो डायरेक्ट टैक्स देने वाले देश के अंदर जो जनता है वो लगभग 10% है जिसकी रिलीफ की ये लोग बात कर रहे हैं। बाकी 90% जो जनता है, ये जीएसटी का कलेक्शन अगर आप देखेंगे 2017 से 18 से 19 से 20 से और अभी जो है जीएसटी का कलेक्शन, मतलब मेरे और आपकी जेब से जो पैसा जाया जा रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जीएसटी का कलेक्शन। लेकिन जिस तरह से जीएसटी का कलेक्शन जनता से जो पैसे लिए जा रहे हैं सरकार के पास जा रहा है, उसी तरह से एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एयरपोर्ट जैसे, हेलीपैड जैसी जो घोषणाएं की जा रही है उससे आम जनता को क्या फायदा है? मतलब ये अडानी जी के लिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक एयरपोर्ट किसको देने वाले हैं? आम जनता के लिए उन्होंने क्या किया? आम जनता का बजट है। कहना क्या चाह रहे हैं सर, ये बताइए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आम जनता के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही निराशाजनक बजट है। ये आम जनता नहीं है जिसको राहत मिलेगी, आम जनता नहीं है जिसको आवास मिलेंगी, आम जनता नहीं है जिसको क्या नाम है 7.5% के हिसाब से। आप एक बात मुझे बताएं, निर्मला सीतारमण जी का एक स्टेटमेंट है, मैं उस पर अंडरलाइन करना चाहूंगा कि दुगनी हो गई है जो इनकम है। आप स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, किसकी इनकम दुगनी हुई यहाँ पर बताइए? आपकी अभी आपने कहा कि मैं तो उस बजट उस स्लैब में भी नहीं आता। आपसे पूछता हूं, अभी आपने ये थोड़ी अलग तरीके की बात है अमित भाई। स्लैब में भी नहीं आता। यहाँ पूछ लिया जाए, एक मिनट किसकी पर कैपिटा इनकम का मीनिंग क्या होता है? निर्मला सीतारमण जी कुछ भी बोल देंगे और हम उसको एंडोर्स करेंगे। एवरेज नाम की कोई चीज होती है सर, ऐसी भी बातें मत कीजिए। अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी जितनी इनकम है उसको हम जितने टोटल लोगों से डिवाइड कर देंगे वो एवरेज आ जाएगा। तो जो बताया गया है वो देश का एवरेज है। पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूं। क्या था 2 साल पहले क्या था और उसके एवरेज में पर कैपिटा इनकम का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है पर कैपिटा इनकम का मीनिंग? हर व्यक्ति की आय कितनी है? ये दुगनी हो गई
कैसे हो गई दोगुनी? सर वो सरकार, देखिए वो सरकार का अपना आंकड़ा है, एवरेज टोटल निकालते हैं। आप एक एक इंडिविजुअल को पूछोगे तो न तो कोई बताने वाला है न कोई आने मैं वाला है। यही बता रहा हूँ, मैं यही उसी पे आपका गौर करना चाह रहा हूँ कि आम बजट जो होता है, आम राहत जो होती है, वो हर प्रति व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए। जो देश की 90% जो जनता है, आपने 10% जनता के लिए टैक्स स्लैब आपने चेंज किया। जो देश की 90% जनता है, मैं आज इस यहाँ पर जब लोग बैठे हुए हैं, मेरा सिलेंडर इस सिलेंडर की तरफ ध्यान जा रहा है। 2100 रुपए का सिलेंडर मिनिमम प्राइस पर खाद्यान्न लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आम जनता नहीं लेते हैं सर। आम जनता तक क्या रिलीफ पहुंचा? 2100 रुपए सिलेंडर देख के हमको डर लगता है? क्या राहत मिली? मेगा, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि रसोई गैस के दाम हो गए, बाकी चीजें हो गई, ये वाकई में रसोई को आज भी इफेक्ट कर रहे हैं, या जो 1 साल पहले की महंगाई थी उसमें कुछ राहत मिली है? एक मैं करेक्शन करना चाहता हूं उनकी बात में, केवल फिर उसके बाद में ये बात कर। इन्होंने कहा कि एनपीए बढ़ रहा है। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो 15.9% था टोटल एनपीए। आज की टाइम में 5.9 और 5.8 पे आ गया है। 10% एनपीए कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ चुका है देश के ऊपर। श्रीमान, पता है आपको ये बात? मैं तो एनपीए की बात कर रहा हूं। कितना कर्जा बढ़ गया सर? ये भी आंकड़ा अपना देश का ही है, मैं जिस पे बात कर रहा हूँ। कितना कर्जा बढ़ गया? 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ चुका है। जब ये सत्ता में आए थे 55 लाख करोड़ रुपए का देश के ऊपर कर्जा था, जो 100 लाख रुपए अब 155 लाख करोड़ हो चुका है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। मेघा हमारी सहयोगी विजेंद्र जुड़ चुके हैं, मेघा का रुख करते हैं। मेघा, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? अमित जी एक बार प्रतिक्रिया, अमित जी प्रतिक्रिया एक बार ले लेते हैं सभी से बारी बारी से। जीडीपी के रेफरेंस में पर कैपिटा की जो बात चल रही थी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी, और दोनों का फर्क बीच का जो है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से, महंगाई ज्यादा होने की वजह से वो जीडीपी ज्यादा नजर आती है। वास्तव में उतनी ज्यादा है नहीं जितनी बताई जा रही है, क्योंकि वो नॉमिनल है, रियल नहीं है। तो उन दोनों के बीच में जो है वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, और वो इन्फ्लेशन का डिफ्लेक्टर अगर आप लगा दें जी, तो वो जो दुगनी थी वो वापस वहीं आ जाएगी। ठीक है सर, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा जुड़ी है। मेघा, आपके पास कोई पैनल मौजूद है? अगर हाँ तो बातचीत कीजिए, क्योंकि सबके परसेप्शंस अलग अलग हैं, सबके चश्मे अलग हैं। मेघा, क्या मुझे सुन पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको सुन पा रही हूँ, और अब आपको मैं वो तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए स्टूडियो में लगातार हम सुन रहे हैं कि इस तरह कोई कह रहा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है, युवाओं के लिए नहीं हुआ है। यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे मेहमान मौजूद हैं, उद्योगपति भी हैं, किसान भी हैं, मेडिकल सेक्टर से भी आते हैं, तो उन सभी से भी जान लेते हैं कि उनको क्या कुछ लगता है। रामपाल जाट जी किसान नेता हैं। सर, किसानों के लिए कहीं कहा जा रहा है कि हमारे लिए तो कुछ किया नहीं गया है, आप कैसे देखते हैं इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ है? मेघा, इस बजट में किसानों से प्रतिक्रिया ली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जहां किसानों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। कृषि प्रधान भारत, उसमें 2 चीज़ मुख्य है पूरे देश के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खेत को पानी मिले, तो उसमें राजस्थान की ERCP, पूरी राजस्थान नहर परियोजना, कहीं चर्चा ही नहीं। इसी ढंग से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून, पूरा देश आंदोलित है, पूरे किसान आंदोलित है, उसमें कुछ चर्चा नहीं। फसलों के भाव कैसे बनेंगे, उसमें कुछ चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री ने जरूर प्रतिक्रिया दी है कि किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन वो तो पहले से भी कह रहे हैं। तो उसी ढंग का यदि रिटर्न का उनका स्टेटमेंट है तो कोई अर्थ का नहीं। बजट में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, कृषि जो युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए कहा है कृषि क्षेत्र में, मेगा स्टार्टअप शुरू होना चाहिए था ग्रामोद्योगों से। ग्रामोद्योगों की तो चर्चा ही नहीं है। और जो नीति भारत के आज़ाद होने के बाद में शुरू हुई ग्रामोद्योगों को ख़त्म करने की, उनको एस्टेब्लिश करने की तो चर्चा ही नहीं है। किन स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, किन युवाओं की बात कर रहे हैं? तो गांव में क्या सब वृद्धि रहते हैं क्या? गांव में युवा नहीं रहते हैं क्या? मैं तो चाहूँगा, यदि देश के विकास की बात करनी है और देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करनी है, तो गांधी के ग्राम राज से शुरू होनी चाहिए, गांव से शुरू होनी चाहिए। और इसमें ग्रामोद्योगों की चर्चा ही नहीं, तो ग्रामोद्योगों की चर्चा नहीं, गांव की चर्चा नहीं, किसान की चर्चा नहीं, उसके लिए कुछ दिया नहीं, तो फिर इस बजट को हम क्या कहें? मुझे तो लगता है जो किसानों की इनकम बढ़ाने की बात कही थी, 2022 तक किसानों की आय हो जाएगी 2 गुनी, वो भी निकल गया। किसान की आय तो घटी है। तो आप कैसी बजट की घोषणाएं करते हो? इसलिए किसानों के लिए तो मेघा इस बजट में निराशा है,
इसके अलावा कुछ नहीं है, घोर निराशा। अच्छा सर, अगर आपको 10 में से पॉइंट्स देने हो, कितने नंबर देंगे इस बजट के लिए? किसानों के हिसाब से 0। ठीक है, किसान कहीं खुश नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत सारी घोषणाएं की गई, लेकिन जो मन माफिक थी या जो किसान उम्मीद कर रहा था, शायद वो घोषणाएं यहाँ पे नहीं हो पाई हैं। और मनीष मुंजाल जी भी हमारे साथ हैं, मेडिकल सेक्टर से हैं। मेडिकल सेक्टर में सर मनीष जी, कैसे आप देखते हैं, क्या घोषणाएं रही, कितना आप खुश हैं उनसे? मेडिकल क्षेत्र में इस बार फाइनेंस नेतृत्व ने अच्छी चीज़ें घोषित की है। तो जिस तरह से अभी हम आधे धूप आधे छाँव में, आधे धूप की बातें जो खिली हैं वो तो सबको सुबह से मालूम ही है। मैं कुछ बातें करूंगा जो कि नहीं की गई, जैसे कि ट्रॉमा, दुर्घटना, ये ऐसी चीज़ें जिससे बचा जा सकता है। और दुर्घटना के अंदर जो मृत्यु होती है वो जनरली यंग एडल्ट की होती है, जो कि किसी परिवार को फीड कर रहा होता है, उसी से परिवार चलता है। तो उसकी मृत्यु या उसके दुर्घटनाग्रस्त होने से पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो दुर्घटना के लिए NHI पे या हाईवेज़ के ऊपर प्लस अच्छे ट्रॉमा सेंटर्स बनाए जाएं तो वहाँ पे जो डेथ रेट है उसको बहुत कम किया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको ब्रिटेन का। मिड 80s में 90s में इन्होंने बहुत काम किया और अपनी डेथ रेट को, यंग डेथ रेट को ये लोग 18% पे ले आए थे तब, यानी कि 5 गुना उसको कम कर लिया। तो हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। 5 गुना कम डेथ रेट्स बहुत मायने रखती है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर 3 मिनट पे एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो आप इमेजिन करिए कि यदि अपने उसको 5 गुना कम कर दें उन डेथ्स को, तो कितने परिवारों का भला होगा, कितना कुछ होगा। फिर एक दूसरी चीज़ है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म जैसे FDI आए, हर कोई देश चाहता है कि FDI आए, चाइना भी पीछे पड़ा है, हमारे हिंदुस्तान भी पीछे कि FDI आए। तो मेडिकल FDI में क्या है, आपके पास विदेशी मुद्रा आ रही है तो आपकी इकोनॉमी सुधरती है। तो मेडिकल टूरिज्म में भी आपके पास बहुत विदेशी मुद्रा आने का स्कोप रहता है। यदि मेडिकल टूरिज्म पे अपने काम करें, दिल्ली, मुंबई, कोयम्बटूर, चेन्नई, इन जगह पे तो बहुत हो रहा है, पर जो और सिटीज़ हैं और कैपिटल्स हैं स्टेट्स की, जहाँ पे मेडिकल को बहुत सुधारा जा सकता है, मेडिकल टूरिज्म को बहुत बढ़ाया जा सकता है, वहाँ के लिए कुछ स्कीम्स आती, कुछ प्रमोशंस आते तो बहुत अच्छा रहता है। तो आपको इनडायरेक्टली बहुत विदेशी मुद्रा प्राप्त होती, आपकी विदेश में साख बनती है। बहुत छोटी छोटी कंट्री, थाईलैंड का एग्जांपल ले लीजिए, या एक स्टेट है अमेरिका की पुर्टो रिको, वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म बहुत डेवलप हुआ है। तो हिंदुस्तान में ही क्यों नहीं हो सकता? एज सच देखा जाए तो उन जगह पे जो मेडिकल सर्विस दी जा रही है हिंदुस्तानी डॉक्टरों के द्वारा ही दी जा रही है। अच्छा ठीक है सर, अगर सराहनीय पहल की बात करें, अगर बजट में जो घोषणाओं की बात करें, तो आपने बता दिया कि ये और होनी चाहिए थी, तो इससे शायद हम विदेश से इसको कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अब जो घोषणाएं हुई हैं उनको लेकर अब कितना खुश है मेडिकल डिपार्टमेंट या मेडिकल सेक्टर जो है? मैं तो स्टार्टिंग में ही बोला था, अच्छी घोषणाएं हुई हैं। नए नर्सिंग कॉलेजेस आ रहे हैं, खोलने की बात हुई है, बहुत अच्छी बात है। एक और बहुत अच्छी बात हुई है इस बजट के अंदर, फार्मा सेक्टर के अंदर R&D की। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है और हो सकता है ये चीज़ देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बन जाए। फार्मा सेक्टर, अभी तक जो दवाइयाँ, जो नई दवाइयाँ विकसित की जाती हैं, आती हैं, वो जनरली उनके पेटेंट्स बाहर विदेश में रहते हैं, तो जब वो हिंदुस्तान आते तो बहुत महंगे होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, एक दवा थी आज से 10 साल पहले 200 रुपये की थी, आज 2 रुपये की होगी। यही R&D इंडिया में हो तो हिंदुस्तानी को नई दवा वो केवल 20 रुपये में मिलेगी, केवल 10 गुना सस्ती मिलेगी। तो हिंदुस्तानी भारतवासियों के लिए प्लस राजस्थान के वासियों के लिए कि बहुत सस्ता और सुलभ इलाज अपने को मिलने के चांसेस होंगे, मुझे ऐसा लगता है, जो कि इस फार्मा के लिए जो R&D का डेवलप करने के। ठीक है सर, और अगर मेडिकल सेक्टर इसको अगर नंबर देता है 10 में से कैसे, कितने नंबर देगा? मेरी तरफ से इस बार 7 नंबर हैं 10 में से, बहुत अच्छा मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 हैं, और क्योंकि जब कोरोना काल आया था उसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की कोशिश की गई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी और मजबूत करने की कोशिश की जानी चाहिए, कवायद होनी चाहिए। मनीष गुप्ता जी हैं उद्योगपति, क्योंकि कई उद्योगपति जब बातचीत हो रही थी तब ये कहा जा रहा था कि ठीक है और कुछ हो ना हो, लेकिन इनकम टैक्स में राहत दी गई है, ये भी एक अच्छी बात है और इसीलिए ये भी मुस्कुराहट हो रही है। मनीष गुप्ता जी।
डेफिनेटली इनकम टैक्स में जो राहत है वो उससे आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और जैसा कि उम्मीद थी, इनकम टैक्स में राहत और मिलने की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी जो भी राहत दी है उस राहत से डेफिनेटली आम जनता को, आम जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैं बेसिकली वैसे सोलर सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, मेरा सोलर का बिजनेस है, तो मैं ज़रूर इस क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा कि इस बार के बजट में जो 2023 का आया है और इससे पहले का जो 2022 का पिछले साल का बजट था, जैसा कि हम रेगुलर सरकार से डिमांड भी करते थे कि सोलर क्षेत्र में, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सोलर के, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट की, तो सन 2030 तक अपने देश का 500 गीगावाट का टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है और उस टारगेट में अपना राजस्थान प्रदेश काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। और आज अगर हम देश की बात करें तो देश का नंबर 1 सोलर या विंड एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड स्टेट है हमारा। तो इस तहत हमारे राज्य में, राजस्थान के अंदर सोलर या रिन्यूएबल को लेके बहुत अपार संभावनाएं हैं। डेफिनेटली पिछले साल के बजट में भारत सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी अप्लाई करी थी, जिसका कि आज लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बेनिफिट हो रहा है। हम चाइना से किए जाने वाले आयात पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में कामयाब रहे हैं और इसी के तहत इस साल के बजट में भी लगभग 20,700 करोड़ का इन्होंने प्रावधान जो रखा है लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के योगदान के लिए और बढ़ावा देने के लिए, और लगभग 19,700 करोड़ का जो प्रावधान है वो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, जो कि आगे भविष्य की एनर्जी है, भविष्य की ऊर्जा है। तो ये दो जो बजट के इस बार के घोषणाएं हैं, ये डेफिनेटली आगे आने वाले 4 से 5 साल के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत बड़ा इसको योगदान मिलेगा। इससे लाखों की संख्या में रोजगार भी जनरेट होंगे और अपने प्रदेश की सोशियो इकोनॉमी जनरेट होगी। बस हमारी एक छोटी सी इच्छा है या मांग कह सकते हैं कि केंद्र सरकार काफ़ी अच्छा इस पर सपोर्ट कर रही है। आगामी आने वाले बजट में अगर राज्य सरकार भी अगर किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को लेके, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग को लेके कोई अगर घोषणाएं करती है, तो आज मैं आपसे कहूँ कि अगर पूरे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं तो गुजरात हमारा अग्रणी है। लगभग पूरे देश की 51% मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में और सिर्फ 1% मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रदेश में। अच्छा, राजस्थान को अब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि राज्य से भी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो राज्य से क्या उम्मीद आप कर रहे हैं और राजस्थान को उसके बाद कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं अपने सेक्टर की बात करूंगा। डेफिनेटली सोलर सेक्टर में, जैसे मैंने कहा कि आज इंस्टॉलेशन में हम लोग नंबर 1 हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में हम पिछड़े हुए हैं। अगर राज्य सरकार मैन्युफैक्चरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बढ़ावा दे, किसी भी तरीके से उनको लोन की सुविधाएं, ज़मीन की सुविधाएं या और दूसरी सुविधाएं अगर देती है, तो डेफिनेटली हमारे प्रदेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पर आ सकती है और उससे हम लाखों लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ सकते हैं। तो केंद्र सरकार अपना सपोर्ट कर रही है, बेसिक कस्टम ड्यूटी उन्होंने लगाया है जिससे कि चाइना से इंपोर्ट पे बैन लगा है। अगर राज्य सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ा सा बढ़ावा देती है तो डेफिनेटली हम इंस्टॉलेशन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 होगा। अच्छा, केंद्र ने जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के लिए या रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको लेकर घोषणा की है, या जिस तरह से उस पर अब चर्चा की भी जा रही है, कितना अब आप खुश है उद्योगपति के तौर पर, क्योंकि आपने कहा सोलर एनर्जी स्पेशली आप उसको लेकर कार्य करते हैं? जी, डेफिनेटली हम लोग सोलर एनर्जी को लेकर काम करते हैं। हमारे को बहुत खुशी है कि जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कैंपेन को लेके, कि हमारे देश के अंदर ही बनना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और हमारे देश के अंदर ही लगना चाहिए। तो उसके तहत जो सरकार की आगे की सोच है, 2025 तक 450 गीगावाट और 2030 तक 500 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी को लगाने के लिए, उसमें 280 गीगावाट लगभग सोलर के थ्रू लगाया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी संभावनाएं क्रिएट करती है अपने प्रदेश के लिए भी, कि हम अगर इसमें सीरियसली राज्य सरकार सोचे और इसके लिए एक योजना बनाए, क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, क्योंकि सोलर मैन्युफैक्चरिंग एक पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग की तरह है। अगर आप सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं तो उससे जुड़े हुए लगभग 15 एंसिलरी यूनिट्स के उद्योग धंधे हमारे प्रदेश के अंदर खड़े हो सकते हैं। तो हमने सरकार से आग्रह भी किया था कि क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आप कोई योजना बनाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे सोलर से रिलेटेड हमारे प्रदेश के अंदर आ सकें, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये तो अब क्योंकि आपने राज्य सरकार से भी मांग कर दी है, क्योंकि राज्य का भी बजट आने वाला है, तो वहीं अब जब केंद्र जो लेकर आया उससे भी थोड़ा खुश नजर आ रहे हैं। कितने नंबर देंगे एज अ बिजनेसमैन? एज ए बिजनेस, अगर मैं रिन्यूएबल या सोलर सेक्टर की बात करूं तो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। केंद्र सरकार अपने जो वादे किए थे उस हिसाब से बिल्कुल आगे बढ़ रही है और जो
2070 तक नेट जीरो का हमारे देश का टारगेट है। अगर केंद्र और राज्य सरकार अगर मिलकर काम करती रहेगी और आम उपभोक्ता या फिर आम जनता उसके साथ अगर हाथ से हाथ मिलाएगी तो मेरे को विश्वास है। शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है। इस बजट के अंदर बहुत कुछ है और जो पैनल मेघा के साथ है वो जैती बता भी रहा है कि अच्छे खासे नंबर से बजट उनकी नजरों में पास हो गया है। बजट ब्रह्मास्त्र में हम बजट को डिकोड करें और आपको बता रहे हैं कि क्या अच्छा है और क्या आपकी जेब पर भार डाल रहा है, किस इंडस्ट्री को क्या मिला है और किस इंडस्ट्री पर फोकस रहा है। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। उस पैनल में 2 और मेहमानों का इजाफा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी नेता सुनील भार्गव जी जुड़ गए हैं और साथ में रासिको चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, एमएसएमई का जिक्र बड़ा हुआ है आज, लेकिन उस जिक्र के बीच में फिक्र भी हुई और उस फिक्र के बीच में क्या वाकई में रोड मैप दिखाई दिया जिस पर एमएसएमई आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, बजट जो है ये आंकड़ों का एक बहुत बड़ा जाल है जिसको बुन के एक हसीन सपने देश को दिखाए गए हैं। जो पिछली घोषणाएं करी थी उनके बारे में विजेंद्र कुछ भी इसमें कहा नहीं गया है जी कि उनको कितना पूरा करा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है देश के युवा को बेरोजगारी और देश में बढ़ती हुई महंगाई, इन दोनों का जिक्र करना मेरे ख्याल से वित्त मंत्री जी इसमें भूल गई हैं। और एक तरफ जहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है और गरीब गरीब से ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि इस देश में असमानता तेज़ी से बढ़ी है। ये जो बजट है ये भी इस देश के वो 10% पूंजीपति जिनके पास 75% अर्थव्यवस्था इस देश में है उसको समर्पित बजट है ये। अगर ये बजट आम आदमी के आंसू पोंछने वाला होता तो हमारी महिला जो गृहिणी का जो बजट है वो किचन की चिमनी का दर नहीं बढ़ाते। गैस सिलेंडर के दर बढ़ रहे हैं और किचन की चिमनी के भी दर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय के अंदर विदेशी चिमनी है जिस पर दाम बढ़ाए गए हैं, मेक इन इंडिया में नहीं बढ़ाया गया। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अपने को आत्मनिर्भर कह सकते हैं? टोटली चाइना से इंपोर्ट के ऊपर देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसीलिए मेक इन इंडिया की जगह मेक इन इंडिया की बात करी जाती है कि हम कहीं से भी इंपोर्ट करें, यहाँ पे असेंबल करें। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी इस बजट में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करा जाए इसके बारे में कोई विजन नहीं है, कोई मैप नहीं है। अगर ये कोशिश करी जाती तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कभी भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। जी क्या हो रहा है कि हम निर्यात बढ़ाते हैं, बात करते हैं हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे। जो आज की विकास की दर है 6.1% का जो कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें आया है, अगर एक दर कायम रहती है जो कि प्रतिवर्ष गिर रही है तो भी 2029 में जाके हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएंगे, मतलब आज से 6 साल बाद। तो अगर ये सोचने की आवश्यकता है कि जो आंकड़े कहे जाते हैं कि सरकार चाहती है, निर्यात की बात कर दी है, वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस बजट के अंदर घोषणा करूंगी। जयपुर जवाहरात का उद्योग है, सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी जयपुर से बनती है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। उस पर हमको उम्मीद थी कि 15% से ड्यूटी कम करके 4% कर दी जाएगी, ड्यूटी बढ़ा दी गई। क्या हो रहा है? अगर 150 टन सोना दूसरे माध्यम से समानांतर अर्थव्यवस्था के माध्यम से, साफ शब्दों में कहें तो स्मगलिंग के माध्यम से अगर देश में आता है तो 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को उठाना पड़ता है। मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या सोच है। हम एक तो अपने को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं और जयपुर और राजस्थान का तो नाम ही नहीं है पूरे बजट के अंदर। ERCP की इतने समय से मांग थी, उसके बारे में कोई जिक्र करा नहीं गया है। सोचने की आवश्यकता इस बात की है कि क्या हम ये बजट प्रासंगिक भी रहेगा भविष्य में, क्योंकि जब जीएसटी काउंसिल पूरे बजट को ही क्वेश्चन कर दिया गया, जब जीएसटी काउंसिल तय करती है कि कर क्या होंगे तो क्या चीज देखने के लिए बजट को सुना जाए। उसमें कोई ये मैप नहीं हो, खाली पुराने हम घोषणा करते हैं कि 2022 में इतने लोगों को मकान मिल जाएंगे, 23 में कितने मिले इसके बारे में बात नहीं करते। ये बता देंगे सर, पूरा आंकड़ा लेकर बैठे हैं सुनील भार्गव जी। मैं भी बताऊंगा किस किस चीज में कम हो गया, एग्रीकल्चर में कितना कम हुआ, मनरेगा में कितना कम हुआ, फूड गारंटी स्कीम में कितना हुआ। मेरे पास भी आंकड़े हैं, ये 2 घंटे में भी बहस नहीं कर सकते। सच्चाई ये है, खाली ये बात करने से बजट नहीं बनता है।
आप बहुत सपने दिखाओ, हर बार नए नए जार्गन लेके आओ जी, बातचीत कोई जो हमारे जो मुख्य अनाज होता है उसको श्री अन्न कहो, किसी बात को कुछ कहो, नए नए आंकड़े नए शब्दावली देने से बजा अच्छा नहीं होता। ये कविता का कॉम्पिटिशन नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का कॉम्पिटिशन है। ठीक है सर, जवाब देने जी, बताइए सर। देखिए राजीव जी से आपने प्रश्न एमएसएमई के लिए किया था, मेरे ख्याल से उसके लिए वो बोल नहीं पाए। एमएसएमई क्रेडिट के लिए 2,04,000 करोड़ है, स्किल डेवलपमेंट का काम है। एमएसएमई के जो सरकार में कोविड के टाइम पे पैसे फोरफीट हुए थे, उनमें से 75% लौटाने की बात है। एमएसएमई को 1% सबवेंशन देने की बात है। वो उद्योग के व्यक्ति हैं और लघु उद्योग के चेयरमैन हैं, पर लघु उद्योग के बारे में बताता हूं आपको, बाकी सारी मुझे मालूम है कि बाकी मौका नहीं मिलता बोलने का। मैं आपकी एक एक बात का जवाब, आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। राजीव जी ने विषय उठाया रोजगार का। राष्ट्रीय रोजगार बेरोजगारी की दर जो है वो 7% से कम है। राजस्थान में 28.5% क्यों है, इसका जवाब शायद राजीव जी गोल कर गए। बेरोजगारी उन जगह पर ज्यादा है जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है। बंगाल लीजिए, राजस्थान लीजिए। अच्छा, नंबर 1 कौन है सर देश में? देश में नंबर 1 राजस्थान है साहब। जी नहीं, हरियाणा है सर, हरियाणा है सर, और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, हरियाणा में नहीं है, हरियाणा बहुत छोटा सा राज्य है। और सर छोटे राज्य में रोजगार ज्यादा होने चाहिए। वहाँ मानेसर है, वहाँ फरीदाबाद है, वहाँ भिवाड़ी है, और वो लगता हुआ इलाका इंडस्ट्रियल इलाका है। राजीव जी ने विषय उठाया मनरेगा में कमी हो गई जी। मनरेगा का आउटले इस बार 1,07,000 करोड़ है, जो पिछले साल 75,000 करोड़ था, और इनके समय में 30,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। सर मनरेगा के मद में तो पैसा कम किया गया है। 1,07,000 करोड़ कम नहीं है, बढ़ा है। मैं आपको पूरे फैक्ट बताऊं, चलिए। एग्रीकल्चर एलाइक सेक्टर में 60,000 करोड़ के करीब 151 करोड़ से 144 करोड़ कर दिया गया, 9% कम कर दिया गया। एग्रीकल्चर के अंदर 2,04,000 करोड़ का एक नया फंड बनाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 12% कम कर दिया गया जी। प्रधानमंत्री की एक आशा योजना थी, खत्म ही कर दी गई। प्रधानमंत्री प्राइस सपोर्ट की योजना थी, उसको वाइप आउट कर दिया गया। मैं बताता हूँ आपको, यूरिया मद की जो सब्सिडी है उसको 23,000 करोड़ कम किया गया है। इसके अलावा कृषक कल्याण मंत्रालय के बजट में पिछले साल के मुकाबले 7500 करोड़ रुपए कम किए गए और 2,04,000 करोड़ का नया फंड बना दिया। 31% कम कर दी गई है। सर वो फंड कहां इस्तेमाल होगा? एग्री क्रेडिट में, उसको लोन पे लेना पड़ेगा ना सर। तो और क्या 6,000 रुपए जो जा रहे हैं जी, जिसका पूरा 15 पैसा नहीं पहुंचता है, पूरा रुपया पहुंचता है। इन्होंने कभी 6 पैसे भी दिए थे क्या? आप किसान की बात करते हैं, आज किसान की जो बदहाली है वो इनके 55 साल के राज का कारण नहीं है क्या? और जब से भाजपा का राज आया है, आज किसान खुश है, मजदूर खुश है। सर्विस की थी जब वो बजट पढ़ रही थी कि हम आपको हिंदी में समझा पाए, लेकिन अभी जो वो कह रही हैं मुझे लगता है कि भार्गव जी आराम से समझा देंगे। सर बताइए ना कि जो इश्यूज उठाए राजीव सर ने और जो इश्यू पब्लिक उठा रही है, क्या वाकई में बीजेपी उसको नोटिस कर रही है? देखिए, वित्त मंत्री जी लगातार संवेदनशील है। छोटी छोटी बात को ध्यान में रखकर युवा रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, इनके लिए बड़ा फंड है। एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई तकनीकी, भूमि विकास, इसके लिए अलग से कार्य योजनाएं हैं। यानी हर क्षेत्र में जहां ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई बात उठ रही है, उसको एड्रेस करने की चेष्टा की गई है। आज राज्य सरकारों को 50 साल के लिए 22 लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री, कोई राज्य सरकार इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेगी मुझे लगता नहीं, पर यह एक क्रांतिकारी बात है। सर मिलना भी तो चाहिए ना। एक तरह से केंद्र सरकार ये मानते हुए कि समग्र विकास में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए हर राज्य को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसकी सरकार है, हर राज्य को 50 वर्ष के लिए एक तरह से अनुदान हो गया जी। तो ये बातें, आज उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, समस्याएं हैं राज्यों की, तो 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया।
और उसमें भी पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए ½ % फिस्कल डेफिसिट और रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी हर स्टेट की समस्या, हर व्यक्ति की समस्या और उसके प्रति संवेदनशीलता, ये जो दिखाई गई है। और आज जो नवीन टेक्नोलॉजी है, जिस गति से और जिस स्केल से भारत बढ़ रहा है, बजट का आकार 45 लाख करोड़ हो गया है जी। और अच्छा, ये आप बताइए, क्योंकि आप तो खुद सीए भी हैं सर, बताइए ना कि वाकई में इतनी इनकम बढ़ी है क्या देश की? देखिए, 2014 में इनकम बढ़ी है। 2014 में सर 5,75,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था और 2023 में 45 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। है ना, हम 900% होता है सर। ये हम 10 गुना गति से बढ़ रहे हैं और ये आवश्यकता है, क्योंकि हमने पहले 50 साल 60 साल काम किया ही नहीं। हमने देश को भ्रष्टाचार में धकेला, हमने देश को आतंकवाद में धकेला। आज हम गति से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। विकास की दर को किस में नापते हैं सर? और मैं इसीलिए कह रहा हूं, देश के विकास की दर अगर आप देखें तो मैं आपको एक अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा दे रहा हूं। देश की विकास की दर 7% है। 7% है ना? अब है ना, आप सब प्रतिशत है। हाँ, और हम बढ़ रहे हैं 900% 9 साल में। देखिए, आय और जीडीपी ग्रोथ में अंतर होता है। आप श्रेणी का बजट बढ़ा सकते हैं ना, और ये बजट लगातार बढ़ रहा है। मैं आपको कल का एक आंकड़ा देता हूं। कल शाम को 5 बजे तक जनवरी का जीएसटी कलेक्शन जो है 1,55,663 करोड़ रुपए है। ये अब तक का हाईएस्ट में से एक है जी। तो आप अगर ये मानिए, और इसीलिए वित्त मंत्री ने अपने बजट में जो लक्ष्य रखे हैं उसमें 27.5 लाख करोड़ के टैक्स कलेक्शंस हैं जी। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18 लाख करोड़ से सर, लेकिन उस रुपये को समझने की जरूरत है। एनडी माथुर जी, सर बताइए सर, 1 रुपया राजेंद्र जी, एक आंकड़ा मैं खाली को दे दूं पर कैपिटा इनकम का जी। 2004 के अंदर पर कैपिटा इनकम 26,049 रुपए थी देश की सर, देश की, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। 2014 में जब हमारी सरकार खत्म हुई तब वो इनकम थी 89,796 रुपीज। बात तो सुनो भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। और अब 1,97,000 करोड़ है 2023 के अंदर। 2004 से 2014 तक पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ हुई 13.1% जी। और 2014 से 2023 तक 10 साल में 9% की ग्रोथ हुई। ये सारी कहानी पता है। ठीक है, अब कहानी में 3 साल वो निकाल लीजिए जिसमें कोरोना के निकालेंगे सर, ठीक है, उसमें अलग तरीके का दौर रहा है। लेकिन माधुर जी, मैं वो उस रुपए को समझना चाह रहा हूँ सर। मैं इसको 45 लाख करोड़ नहीं देख रहा हूँ। ये बताइए, जो 45 लाख करोड़ में से अगर हम इसको 1 रुपया माने तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर देश के विकास पर कितना खर्च होगा? कितना कर्जे के ब्याज में चला जाएगा? कितना पेंशन बाकी चीजों में चला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं बढ़ा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार बढ़ा है बजट में। वो लगभग 33.4% बढ़ा है, 10 लाख करोड़। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बढ़ना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बढ़ना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ेगा उससे लागत कम होने की संभावना है, और लागत कम होने से उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचने की संभावना है। ठीक है। दूसरी बात पर कैपिटा इनकम की चल रही थी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ी तो है, संख्यात्मक रूप से बढ़ी है इनका कहना है, लेकिन प्रतिशत के रूप में कम हुई है, ऐसा राजीव अरोड़ा जी का कहना है। लेकिन बेसिकली ये प्रति व्यक्ति आय को रियल प्रति व्यक्ति आय के टर्म्स में देखने की जरूरत है, नॉमिनल जीडीपी नहीं बल्कि रियल पर कैपिटा इनकम सर। लेकिन देश की हकीकत तो ये भी है कि 40 से 50% तो चंद परिवारों के पास नहीं पैसा है। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का जो डिफरेंस है, इन्फ्लेशन से अगर आप डिफ्लेट कर देंगे तो हम वहीं आ जाएंगे जहां हम थे। इसलिए कोई प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना कोई बहुत अच्छी वो सूचना नहीं है, क्योंकि महंगाई की मार इतनी ज्यादा रही है जिसकी वजह से जो है वो बड़ी हुई नजर आती है। लेकिन सर, मेरा सवाल वही था किशन, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे कि अगर इसको मैं पूरा 1 रुपया मान लूं तो कितना ब्याज में जा रहा है, कितना पेंशन में जा रहा है, कितना गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो सैलरी है उसमें जा रहा है? इसको जरा बताइए तो सही कि आम आदमी के वेलफेयर के लिए खर्च करने के लिए बचता कितना है? साहब लगभग 20% तो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। 20 पैसा 1 रुपए में से 20 पैसे तो वो जा रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट में, ब्याज की अदायगी में जा रहे हैं। यानी कि 10 लाख करोड़ तो चला गया ब्याज की अदायगी में। ठीक है सर। फिर इसमें 9% जा रहा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, 9 पैसे 1 रुपए में से 9 पैसे केंद्रीय योजनाओं में जा रहा है। 7% सब्सिडीज में जा रहा है, अनुदानों में। ठीक है। डिफेंस पर 8% खर्च हो रहा है जी। ठीक है। और 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर, 9% फाइनेंस कमीशन,
एंड अदर ट्रांसफर्स पर, और 18% स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। 18 पैसे स्टेट्स को जा रहे हैं, उनका शेयर है इसमें, और 8% अदर एक्सपेंडिचर से। तो 1 रुपए में से 8 पैसे अदर एक्सपेंडिचर, 4% पेंशन पर जा रहा है, 20% ब्याज की अदायगी पर जा रहा है, 9% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर जा रहा है, 7% अनुदानों पर जा रहा है, 8% रक्षा पर खर्च हो रहा है, और 17%। ठीक है सर, यही सवाल हम किशन आपसे है। 20% पैसा लगभग 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में जा रहा है। तो ये भी बता दीजिए कि देश पर कर्ज कितना है और बीते इन 8-10 सालों में कितना उतर गया है। अगर सर इस बजट की आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे तो हमारी रेवेन्यू जो इंक्रीज हुई है वो 11% से हुई है, और एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हुआ है वो 4% से। वो ग्रोथ अपने आप में दिखाता है, बजट डेवलपमेंट का बजट दिखाता है। फिस्कल डेफिसिट की मैं बात करूं आपको, जो बाजार लेके चल रहा था 6.5% से 7% फिस्कल डेफिसिट रहेगी, वो 5.9 रह गई, और अचंबा और अगला टारगेट उन्होंने 4.5% तक रखा है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं अपन तो 35% कैपेक्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो एक अपने आप में डेवलपमेंट को दर्शाता है, और 4% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि वो भी। मैंने आपसे सवाल किया बहुत मोटा, क्योंकि पब्लिक ये समझती नहीं है सर जो बैठी है, उसको तो बाकी सर देश पर कर्जा कितना है, बाकी डेवलपमेंट 8 सालों में कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? बाकी डेवलपमेंट का और एमएसएम कर्जा ज्यादा हुआ है। बिल्कुल, कर्जा तो कर्जा ज्यादा हुआ है ना सर। कितना कर्जा बढ़ा है भाई? जब इनकम बढ़ रही है तो कर्ज कम होना चाहिए, फिर कर्ज भी बढ़ रहा है। नहीं, खर्च बढ़ रहे हैं ना, हमारे खर्च बढ़ रहे हैं, हमारे रेवेन्यू सोर्सेज तेजी से नहीं बढ़ रहे। आज आप देखिए रेवेन्यू सोर्सेज अगर हम देखें तो 1 रुपया जो आ रहा है उसमें से 15% इनकम टैक्स से आ रहा है, 15% कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स से आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। और आप देखिए इनकम टैक्स का कलेक्शन भी 15% और कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन भी 15%। बड़ा कंट्राडिक्शन है, कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा होने चाहिए कंपैरेटिवली इनकम टैक्स की तुलना में। हायर यूनियन एक्साइज से 7% आ रहा है, बारोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज से 14%। हम 34% बारोइंग्स है जी 1 रुपए में से। मैं ये कह रहा हूं जो सर, वो सही कह रहा हूं या नहीं, कि 10 लाख करोड़ के आसपास हम लोग सालाना सिर्फ ब्याज भर रहे हैं। सर ये 10 लाख करोड़ 1 साल का नहीं है, ये पुराना चला रहा है। 10 लाख करोड़ 1 साल का नहीं है। हमें वर्तमान स्थिति में तो पुराना जो चला रहा है उसी पे बात कर रहे हैं। जो खेल है कि बीजेपी सरकार के अंदर देश के ऊपर कर्जा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, बात ये कर रहे हो। डेवलपमेंट भी तो हुआ है सर, डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ा है। अगर आप डेवलपमेंट करोड़ था 2014 तक, नहीं 100 लाख करोड़ बढ़ गया हो। हाँ, हमेशा बढ़ा है, कर्जा बढ़ा है। ये तो बहुत सिग्निफिकेंट फिगर है ना, बहुत सिग्निफिकेंट फिगर है कि आपने पिछले 9 साल के अंदर मतलब डबल से भी ज्यादा कर्जा कर दिया आपने। बिल्कुल कर्जा बढ़ा है सर, इंफ्रा भी तो बढ़ा है आपका, साथ में आपका कैपिटल। नरेश जी, अगर हमारा 10 गुना बजट का साइज बढ़ेगा और आय 10 गुना नहीं बढ़ेगी, तो हम चाहे घर का बजट बनाएं चाहे देश का बजट बनाएं, जी ये बात समझने की है कि अब अगर आवश्यकता, मैं इसको इतना ही घुमाना चाह रहा था, क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा कि 900% बढ़ गया, कैसे बढ़ा, आपने कहा इनकम बढ़ गई। अब आप कह रहे नहीं हम कर्ज लेकर कर रहे हैं। मैं आपको बहुत साफ जवाब दे रहा हूं, हमारी इनकम जो है वो भी 10 गुना बढ़ी है सर। मेरी जो है हमारी भार्गव साहब आपकी बड़ी है, बीजेपी ऑफिस में बढ़ रही है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, आपकी तो आपकी बड़ी है, हमारी नहीं बढ़ी है। तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का जवाब है भार्गव साहब आपके पास। मैं बता रहा हूँ, बताइए। आप पहले इनसे पूछ लीजिए कि इससे क्या मतलब है, सत्ता में आप हैं, आप बार बार एक ही बात करते हैं, बीजेपी वाले एक ही बात करते हैं। पिछले 55 साल में हुआ, 5 साल में हुआ, आप कितनी बार करेंगे, कब तक ये कहेंगे सर? एक और कितने सालों तक कहेंगे? ये कभी व्हाइट पेपर जारी हुआ कि भाई हमने कितने करोड़ उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांट दिए थे और कितने रिफिल हो रहे हैं? आज भी 55,000 सिलेंडर पर डे, 55,000 नए कनेक्शन पर डे दिए जा रहे हैं। सर उज्ज्वला में कितने दिए गए और कितने रिफिल हो रहे हैं? देखिए, उज्ज्वला का मेरे पास अभी इंस्टेंटली फिगर नहीं है, पर उज्ज्वला योजना हिंदुस्तान के ग्रामीण महिलाओं के ये जो गुब्बारा भरते हैं ना, ये जो गुब्बारा भरते हैं भार्गव साहब, ये बड़े जोरदार तरीके से गुब्बारा भरते हैं राजा रामिल जी। और वो जब सामने फटता है जनता के सामने आ जाता है। लेकिन आपको लग रहा है कि बीते 10 सालों 20 सालों के अंदर किसानों को लेकर, कृषि को लेकर कोई एक ऐसा बजट आपको याद आ रहा हो जिसके लिए आपने कहा हो कि भाई वाह मजा आ गया, ये किसानों के लिए बजट है, कृषि प्रधान देश का ये बजट है? जी आपके लिए सर 10 साल 20 साल में कभी ऐसा याद आ रहा है?
पुरानी जानकारी मेरे को ज़्यादा है नहीं जी। मैं पिछले 20 साल से जाट महासभा का अध्यक्ष बना, उसके बाद में आया और ये गणित के चक्कर में मैं ज़्यादा रहा नहीं जी। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि 13 महीना किसानों का धरना रहा, वो जो 3 काले कानून आए उनके लिए रहा, और वो कानून आते हैं तो किसानी ख़त्म हो जाती धीरे धीरे। आज फिर अभी इन्होंने बजट में 20 लाख करोड़ का प्रावधान किसानों को कर्जा लेने के लिए दिया है। किसान भूख मरता, अगर कर्जा लेके ज़मीन रख के देगा तो किसान नहीं बचेगा। दूसरा मेन मुद्दे की बात, 82 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 82 करोड़ जी। 25 करोड़ 24 से 25 करोड़ आज गरीबी रेखा से नीचे हैं, 50% की देश में बेरोजगारी है, और ऊपर की बातें कितनी कर लो कैसे ही कर लो, प्रैक्टिकल ज़मीन के ऊपर आज देश की पोजीशन है ठीक नहीं है। ये मैंने देखी है, हर तरह से जानता हूँ। इतनी कैलकुलेशन आती है कि बिजनेस करते मेरे को 50 साल हो गए। आज की तारीख में जो बजट आया है, बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं दिया। एक बात तो ये बता दूं, कुछ भी नहीं। दूसरा जो इनकम टैक्स की बात है कि कितना घटाया कितना बढ़ाया, ये भी आंकड़ों का खेल है। अगर इसमें छूट दी होती तो पुराना नए में क्या बात थी, फिर पुराने में क्यों जाता, या पुराने का प्रावधान क्यों रखा। पुराने का प्रावधान मतलब आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों के खेल से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल आमदनी होगी नहीं, ऐसा तो कर्जा नहीं है सर। नहीं। देखो अंतर तो है, बात सुनो मेरी, अंतर तो है दोनों स्लैब के अंदर। 2 साल के अंदर 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ हो गया, तो फिर ऐसे तो कुछ भी देते रहो, 5 किलो अनाज दो या कुछ भी दो, कैसे भी दो। प्रैक्टिकल जमीन पे ग्राउंड पे आमदनी नहीं हो रही, खर्चा बढ़ता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। किसान जमीन पे खड़ा नहीं होगा तो ये देश भी खड़ा नहीं होगा। पैनल हमारा मेघा के साथ भी बना हुआ, और मेघा हमारे साथ लगातार जुड़ी है। मेघा, जो पैनल आपके साथ मौजूद है उसमें दोनों ही चीजें पूछिए कि जिस सेक्टर को इसमें फोकस किया गया है वो सेक्टर कौन सा है, उस सेक्टर पर कितना खर्च किया जा रहा है, और प्लानिंग क्या है, और क्या कोई की नोट मिल रहा है श्री अन्न को छोड़कर जो इस बजट में याद रखा जाए। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए अलग अलग सेक्टर से लोग हैं, कहीं पर जैसे मैंने कहा कि खुश भी हैं, कह रहे हैं। जैसे मेडिकल सेक्टर से बात की तो मेडिकल सेक्टर के लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा भी है लेकिन बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए था। लेकिन हर चीज़ को देखिए टच किया गया है, जैसे कोई भी क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए। हालांकि कृषि से जुड़े लोग हैं वो थोड़ा सा नाखुश है। रामपाल जी से बात की थी, और अब बीरबल गोवा जी जुड़ गए हैं, प्रदेश महासचिव में जाट महासंघ। बीरबल जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कृषि से जुड़े या किसान जो हैं वो थोड़े नाखुश नजर आ रहे हैं, उम्मीद शायद ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को उम्मीद बढ़ाई थी कि 2022 में आप किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। दुगुनी तो छोड़ो, उन पर कर्जा डबल हो गया। आज हर किसान पे 74,000 रुपये हर किसान पे कर्जा हो गया बढ़कर। हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हम लोगों को राहत मिलेगी। नहीं तो हमारी MSP पे बात की गई थी किसान की, और जो MSP लागू है उसमें भी 6% उत्पादन की खरीद होती है, तो 94% तो वैसे भी MSP से नीचे बिकता है। इसमें किसानों के लिए ये बजट MSP मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किया जाएगा। हाँ, तो अभी आप किसानों को बजट का तो आप इसमें बात भी नहीं करनी चाहिए थी, क्यों ऊँट में जीरो वाली बात है ये। और एड आपने बहुत अच्छा देखा होगा कि पियो बिस्लरी, ऊँट को बिस्लरी पिला रहे हैं, वैसे ही किसानों के साथ ये छलाव है। उनको दिखाया गया कि बिस्लरी पिला रहे हैं आपको, जबकि है ऊँट के मुंह में जीरो वाली बात। नहीं तो आपको कर्ज की बात हुई, किसान कर्ज माफ की बात हुई, न MSP की बात हुई, न उनकी किसान क्रेडिट कार्ड की बात थी, उसमें कोई वो नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं है। मतलब अच्छा, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, मिलेट्स की बात की जाती है, प्राकृतिक खेती को, ऑर्गेनिक खेती को कहा जाता है कि इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती का बढ़ावा, प्राकृतिक खेती तो उसमें यदि MSP वाली बात है, प्राकृतिक खेती की MSP अच्छी होगी तो परता खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। उसमें अभी भी आप जैसे आप बाजरा है, मूंग है, गेहूं है, यदि हम लोग प्राकृतिक खेती करेंगे और उसका भाव 4,000-5,000 रुपये मिलेगा, तो प्राकृतिक खेती में उसके 8,000 रुपये उसकी आती है लागत। लेकिन इसमें ऐसा कुछ बजट में तो किसान के प्रति दिखा नहीं हम लोगों को। अच्छा, हाईटेक होने के लिए, डिजिटल करने के लिए भी PPP जो सेवा है उसकी शुरुआत के लिए भी बोला गया। PP सेवा के लिए बोला गया, वही पहले भी बात हुई थी, किसान बिल आए थे, उसका कितना बड़ा विरोध हुआ था। उसमें कोई स्पष्ट तो है नहीं PPP मोड पे क्या होगा, किसानों को क्या फ़ायदा होगा उसमें।
किसानों को तो जब भी फायदा होगा, उसका एमएसपी रेट बढ़े, उसका सब्सिडी बढ़े। जैसे किसान को 4 चीज़ चाहिए, खाद, बीज चाहिए, उसको डीजल चाहिए, उसको भाव चाहिए। चारों चीज़ों पे बजट पे कोई बात नहीं हुई। बीरबल जी, कुल मिलाकर किसान जो है वो खुद खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, नंबर की बात करें, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से -5 देंगे हम किसानों के बजट में। माइनस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान तो बिल्कुल खुश नहीं है और इसीलिए लगातार किसान की बात कर लें। किसान कहता है कि अभी खुशी नजर नहीं आ रही है। पुष्पेंद्र जी जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र खंडेलवाल हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। पुष्पेंद्र जी, आप ऑल ओवर इस बजट को लेकर क्या कहेंगे? देखो, बजट मिश्रित है। एज ए टैक्स कंसल्टेंट मैं ये बताऊंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि एटीसी की छूट, एक आम आदमी को एक्सपेक्टेशन थी कि एटीसी की छूट बढ़ाएंगे, 1.5 लाख की छूट कई सालों से नहीं बढ़ाई, वो बढ़ेगी। हाउसिंग लोन सेक्टर में इंटरेस्ट की जो छूट है वो बढ़ेगी, या और कोई सेविंग स्कीमों में छूट बढ़ेगी। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार ने बिना छूट वाले न्यू रिजीम जो इन्होंने लॉन्च करी थी, उसमें टैक्स स्लैब बढ़ा के और उस पर टैक्स रेट कम करके, और एक इसमें बहुत बेनिफिट दिया है इंडिविजुअल टैक्स पेयर को। लेकिन इसके साथ देखा जाए तो फर्म जो है, फर्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने देश का पुराना है, फर्म टैक्स पे आज भी 30% टैक्स है, उस पर कोई कंसेशन नहीं किया गया, कोई रियायत नहीं दी गई। जबकि कॉर्पोरेट टैक्स 25% है, उसके बावजूद ही फर्म पे टैक्स 30% ले रहे हैं। दूसरा, सरकार ये चाहती है अब न्यू टैक्स रिजीम में आए, सभी आदमी अपना टैक्स दे और अपना पैसा खर्च करे, कोई सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करे। इसलिए सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को ही मेन टैक्स रिजीम कर दिया। अब अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा कि मेरे को ओल्ड लेनी है, अदरवाइज आप न्यू टैक्स रिजीम में रहो, सरकार को टैक्स दो, कोई सेविंग मत करो, कोई आप इंफ्रा में पैसा मत डालो और अपना टैक्स अपना दो और बचाओ। दूसरा, इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में एक बढ़िया अच्छा बदलाव किया है। अगर व्यापारी ने एमएसएमई से कोई खर्च किए है या एमएसएमई से कोई माल खरीदा है, जब तक उसको पेमेंट नहीं करेंगे उसको उस खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अगर सर 10 में से आप नंबर देंगे, कितने नंबर देंगे? 10 में से 8। 10 में से 8 कहीं मिले हैं विजेंद्र, कहीं कोई कहता है कि हम तो माइनस में देंगे। ये पूरा एक वो पैनल है जो लगातार ये कह रहा है कि हमें कहीं खुशी है, कहीं गम है, जो धूप है कहीं छांव है, वो वाली स्थिति नजर आ रही है। एक बार फिर से मेडिकल का रुख कर लेते हैं और मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष मुंजाल जी। मनीष जी, रिसर्च के लिए अब लगातार आगे बढ़ रही है और ये जैसा मैंने पहले भी हमने बात की थी कि रिसर्च के सेक्टर में रिसर्च हो, ICMR जो है उसको लेकर बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। कोरोना काल के बाद एक सबक है। बिल्कुल, हेल्थ केयर जो है वो एवर डेवलपिंग ब्रांच है, तो इसमें रिसर्च का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। मेरा ही एग्जांपल लीजिए, जो जब मैं MBBS करके आया तब के जो ट्रीटमेंट्स थे और आज के ट्रीटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आई? रिसर्च से ही तो आई। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, ज़्यादातर मेडिकल की रिसर्च जो हो रही हैं वो डेवलप कंट्रीज़ में हो रही हैं। अब इस बजट में इन्होंने फार्मा सेक्टर में केंद्र सरकार ने फार्मा बजट के लिए एलोकेशन किया है अमाउंट का, प्लस R&D और डेवलप करने के लिए, ICMR को स्ट्रेंथन करने के लिए, प्लस कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नए लाने के लिए बातें की हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली हेल्थ केयर में सुधार रिसर्च के थ्रू ही आता है, उसी से देश आगे बढ़ता है और उसी के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। मनीष गुप्ता जी भी हैं। मनीष गुप्ता जी, क्योंकि आपने सोलर एनर्जी के लिए तो काफ़ी कुछ बताया, अभी क्या कुछ होना बाकी है और कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा, ये बहुत इमर्जिंग इंडस्ट्री है। 2030 तक हमारे देश का 500 गीगावाट का लक्ष्य है, तो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हमारे देश ने सितंबर 2022 में 100 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया है, जिसमें कि सोलर का लगभग 42 गीगावाट था, बाकी विंड और बायोमास और दूसरे सेक्टर्स का था। तो अभी अगर हम बात करें, लगभग 5 से 6 गुना इंस्टॉलेशंस होने हैं आगामी कुछ सालों में। तो हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, इंस्टॉलेशन सेक्टर में, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम होना है। इसमें
राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अगर मिलके काम करती हैं तो डेफिनेटली आम उपभोक्ता को, आम जनता को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आगामी टाइम में होगा। ठीक है, एक विजन लेके चला जा रहा है सरकार की तरफ से भी और शायद उस विजन पे काम भी हो रहा है। विनीत जी, रेलवे के लिए जब ये बजट आता है, एक बड़ा बजट जब एलोकेट किया जाता है, हालांकि शायद एलोकेट ही किया गया है, उसको ये डिवाइड नहीं किया गया है कि कहाँ पर क्या खर्चा होगा। नहीं, डिवीजन जो है अलग से आता है, सप्लीमेंट्री बजट के तौर पे अलग से जो है उसका पेपर एनेक्सेस निकलते हैं। उसमें डिविजन्स में अगर देखें तो ज़्यादातर पैसा जो है पैसेंजर एमिनिटीज़ पे दिया गया है, स्टाफ एमिनिटीज़ पे पैसा जो है कम दिया गया है, जबकि स्टाफ एमिनिटीज़ को भी पैसा देने की ज़रूरत है। स्टाफ का भी वेलफेयर ज़रूरी है। रेलवे के अंदर आज 13-14 लाख जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर उनके क्वार्टर्स की रहने की स्थिति सही नहीं होगी, उनकी ट्रेनिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम करने का जैसे कंप्यूटराइजेशन वगैरह के लिए कंप्यूटर प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, तो उसमें भी पैसा देने की ज़रूरत है। आज अधिकतर जो पैसा दिया जा रहा है जो है रेलवे के स्टेशन रीडेवलपमेंट के नाम से पैसा है, अमृत भारत स्टेशन के नाम से पैसा है, अपने वंदे भारत ट्रेन के नाम से पैसा है, ट्रैक को सुधारने के लिए पैसा है। इन सब में पैसा जरूरी है, नो डाउट, लेकिन कर्मचारी के लिए अभी नहीं। कर्मचारी को भी पैसा देना जरूरी है। ठीक है, कर्मचारी ये उम्मीद करता है कि उसके लिए भी कुछ हो इस बजट में। इनकम टैक्स जिसकी बात की वो राहत की बात है और वो शायद हर वर्ग के लिए होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। लेकिन कह सकते हैं कि जब कोई बड़ा काम होता है तो थोड़ी बहुत कमी भी होती है, लेकिन अब कहीं नाखुशी है तो कहीं खुश भी हैं लोग। विजेंद्र, वापस आपके पास आएंगे, हमारे साथ कुछ और गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र जी जुड़ गए हैं, आईटी एक्सपर्ट के तौर पर अजय जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, जरा बताइए सर, क्या रहा है इस बजट में जो अगले साल हम मांग लें? नाम पूरा बोलो। सर ओने भाई, अगर इस बजट की बात की जाए तो ये जो बजट है इसमें केवल आप मान लीजिएगा कि इसमें बातें तो बहुत की गई हैं, मगर पिछले बजटों को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें डिलीवरेंस बिल्कुल जीरो है। तो मुझे लगता है कि बल्कि ये बजट तो एक निराशा करने वाला बजट है, और अगर आप इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी निराशाजनक बातें हैं। नरेगा जैसी योजना जो कि वास्तव में गरीबों के उद्धार के लिए इस देश की सबसे बड़ी एक योजना थी, उसके अंदर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का कट कर दिया गया है। और अगर आप किसानों की बात करें तो ना उसमें एमएसपी के ऊपर एमएसपी के पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, एमएसपी पे भी इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। अगर आप शिक्षा को आप देखें तो वहाँ भी 0.5 कुछ परसेंट से कट किया गया है, हेल्थ को आप इन्होंने इसमें कट किया है। तो मैं मानता हूँ कि इसके अंदर, और अगर आप इनकम टैक्स के व्यू पॉइंट से बात करें तो क्योंकि राजस्थान जैसी सरकारों के अंदर जहाँ एक जन कल्याणकारी सरकार है, लोगों की तनख्वाह इतनी बढ़ाई गई है कि जो टैक्स स्लैब जो इंक्रीज भी अगर किया गया है तो इनसिग्निफिकेंट हो गया है, और वो भी किस कॉस्ट में? आपने बचत की जो लोगों की आदतें थी, सालों से जो सेविंग्स की आदत थी, और देखिए विजेंद्र, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो हमारी सेविंग्स थी। इस पूरे बजट के अंदर जो सेविंग की जो हमारी जो मनोवृत्ति थी, आपने उसको कम कर दिया। लोबल हुआ बात यह है कि ये जो पूरा जो बजट है, जो मैंने जीनी इंडेक्स की बात मैं पीछे भी आप लोगों से करता आया हूं, हाँ, तो अगर आप देखें कि जब इस सरकार ने काम चालू किया था तब वो जो था कोएफिशिएंट, जीनी कोएफिशिएंट, वो 35 था, आज 47 हो गया है। नतीजा है गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। गरीब की जो थाली है उसके अंदर खाने को नहीं है, और केवल 1% लोग 42% रिसोर्सेज को काबू देखे ना कि वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि देश में हर आदमी की आय दोगुनी हो गई है। ये कहा गया है आज और ऑन रिकॉर्ड कहा गया है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बिल्कुल विजेंद्र तो बात कर रहे थे, और जिस तरह से अभी सुनील जी ने कहा, मैं चाहूंगी किशन जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इंडियन साइकोलॉजी जो है वो सेविंग्स की रही है हमेशा से। चाहते हैं कि हमारे घर में अगर जितना कमाए उसका कुछ फीसदी बचे। क्या ये बजट सेविंग्स को प्रमोट कर रहा है, या फिर एक तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है वो बूस्ट करना होगा? अपने घर से जितना भी कमाते हैं थोड़ा थोड़ा बूस्ट करके, अगर आप चाहें कि एक बिजनेस दूसरा बिजनेस, अगर जो नौकरी पेशा है वो साइड्स में दूसरा छोटा काम करने की कोशिश करे, वो करना होगा, या फिर ये सेविंग्स हो पाएगी इससे? नहीं, जरूर सेविंग को प्रमोट करने वाला है। सेविंग के लिए सीनियर सिटीजन के लिए जो अभी 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए डिपॉजिट को बढ़ा कर दिया गया है। महिला के लिए महिला सशक्तिकरण बॉन्ड आपको दिया गया है, और बाकी यंग मेंबर्स के लिए जो अगर डेवलपमेंट होगा तो जो एनपी आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एसआईपीज होती है, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, फैमिली पेंशन प्लान्स होते हैं, उसी में तभी ग्रोथ आएगी जब आपका डेवलपमेंट कंट्री का होगा। बिल्कुल 15 लाख से 30 लाख सीनियर सिटीजन को किया है, तो सेविंग का बजट तो है। महिलाओं की सेविंग पर ब्याज दर बढ़ाई गई है 7.5% ब्याज दर की।
नहीं मगर विजेंद्र, एक्चुअली मैं जो बात कहना चाह रहा था वो मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले दिनों के अंदर जो न्यू जो फॉर्मेट ऑफ इनकम टैक्स लेके आए हैं, जो उसको अब डिफॉल्ट कर दिया गया है, उसके अंदर एटीजी या बाकी जो पहले जो जिस ढंग की इन्वेस्टमेंट्स होते थे, उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जिस ढंग की रिबेट मिला करती थी, उसको बिल्कुल आप खत्म करने जा रहे हैं और उसको आप एक न्यू नहीं, आप अच्छी तरह समझ लीजिए, सरकार की जो पूरी योजना है, सरकार की पूरी योजना उस सर मेरी बात सुनिए, देखिए आप एक अभी लागू है मगर ड्यूट स्कीम को आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, सरकार उसको बैक बेंच पे ले जा रही है। देखिए सरकार उसको बैक बेंच पे ले जा रही है, इसको आपको मानना पड़ेगा। अगर न्यू स्कीम को अगर आप पहले डाटा देखेंगे लास्ट ईयर्स का, अगर पिछले 5-7 सालों का, जैसे जैसे स्लैब रेट बढ़ाती है टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ता है। लेकिन किशन जी, आपको बात मानना पड़ेगा। आप जिन लोगों को रिबेट की बात करें, स्लैब बढ़ने से पब्लिक मतलब जो जनता की स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ेगी क्या? इससे जनता की जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ेगी? बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेगी। सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है आपका। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए जो 3 करोड़ रुपए तक की 44 एडी की लिमिट को बढ़ाई गई है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे। और एमएसएमई के लिए 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिडक्शन किया, 9,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा उनको इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया। ठीक है सर, हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट के तौर पर अजय जी भी हैं। अजय जी जरा बताइए, आईटी सेक्टर के लिए क्या कुछ खास है इसमें? सर माइक ले लीजिए प्लीज। 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर में। एक महत्वपूर्ण जो चीज़ दी है वो दी है एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए फंड। एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स जो कंट्री के अंदर अभी तक जो स्टार्टअप्स 88,000 हैं, उसके अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स का बहुत कम योगदान था। इसके अंदर उस पर फोकस दिया है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे ख्याल से ये चर्चा नहीं हुई है, जो हमारे यहाँ डिजी लॉकर है, जिसके अंदर एक नागरिक का सारे जो डॉक्यूमेंट है वो रहते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज यूज़ कर पाएंगी उस डिजी लॉकर को। तो उससे जो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री के अंदर वो डुप्लीकेट नहीं होगा। चाहे वो केवाईसी करनी हो, चाहे वो वेरिफिकेशन करना हो, चाहे उसका वो दूसरा यूज़ हो, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डिजिटल डिजी लॉकर को अलाउ करने से एक नया चीज़ चेंज आएगी। थर्ड, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं, वो है labs, 100 labs in all over India. In that labs the research will happen on AI. लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च होगी, AI के ऊपर रिसर्च होगी, रोबोटिक्स के ऊपर रिसर्च होगी। और जो ये लैब्स हैं, ये लैब्स एक एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपन माने तो आईटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए पूरे कंट्री के अंदर, क्योंकि 100 लैब्स फॉर AI, फॉर रोबोटिक्स, फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फॉर फार्मास्यूटिकल रिसर्च, ये चारों रिसर्च जो हैं वो आईटी के बिना नहीं होने वाली हैं। ये चारों चीजें एक साथ लगनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। रिपोर्ट विकास उपरे गोटे स्पष्टता दिया जाए। 21st सेंचुरी को ध्यान रखी कि आमर एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को रिस्किल अपस्किल करबा पाई, जो माने हाथ रे काम करूछंती किमा जो माने किछि टूल्स को उपयोग करी किछि हथियार माध्यम रे काम करूछंती, तांको 21st सेंचुरी स्किल सह जोड़िबा पाई ये बजेट विशेष ध्यान दे। ये बजेट रे ए पे मु कहली ये 21st सेंचुरी को ध्यान रखी कि आगामी 25 वर्ष को ध्यान रखी कि बजेट को कल्पना करा जाइछि। तार गोटे मूल थ्रस्ट एरिया रही, जोर दौथुवा एरिया रही ग्रीन इकोनॉमी। सब विषय रे सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रखिकी। तो रिएक्शंस लगातार बजट को लेकर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बजट को लेकर अलग अलग पार्टियां क्या कुछ सोच रही हैं। देवेंद्र भाई, आप क्या सोच रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, इस बजट में जो एक सबसे जो नुकसानदायक या गलत चीज़ जो सबसे साफ तौर पे नज़र आ रही है वो है कि देश का जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो हिस्सा था वो कम कर दिया गया है। जहां स्वास्थ्य पे पहले 2.64% खर्च किया जा रहा था, अब उसको 2.5 कर दिया गया। लेकिन आप जो भी आप कंपेयर करेंगे स्वास्थ्य को 2019 से कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि फिर 2020 और 21 से आप करेंगे
तो वो तो कोविड काल था, मैक्सिमम पैसा ही उधर एजुकेशन के गया। लिए तो कोविड काल कंपेयर नहीं, कीजिए देखिए सर। एजुकेशन के लिए तो कोविड काल नहीं था, अगर हेल्थ के लिए आप कहेंगे तो एजुकेशन का भी बजट जो है वो कम कर दिया गया है। दूसरी जो चीज है कि राजस्थान के अगर लिहाज से हम लोग देखें, राजस्थान में कोटा जो है शिक्षा के लिए पूरे देश में आज प्रसिद्ध है। शिक्षा पे 18% टैक्स जो है वो वसूला जा रहा है। तो एक राजस्थान की जनता और राजस्थान के युवाओं की उम्मीद थी कि शिक्षा का जो है टैक्स वसूला जा रहा है इसमें कुछ कमी की जाएगी। एक जो है किसानों के लिए भी जो लगातार किसान के जो कृषि उपकरण है उन पर 18 से लेकर 28% तक टैक्स वसूला जा रहा है। एक और केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि हम लोग किसानों की आय दुगनी करेंगे, दूसरी ओर उन्हें जो है टैक्स के बोझ तले दबाया जा रहा है। तो इस तरीके से कैसे देश का किसान, देश का अन्नदाता आगे बढ़ पाएगा जब उसका आप टैक्स ही कम नहीं करेंगे। 28% एक देश के अन्नदाता के ऊपर टैक्स वसूलना, ये उसके ऊपर मतलब कहर बरपाया जा रहा है। अरविंद जी बीच में डिस्टर्ब करता हूँ, ये जीएसटी काउंसिल करती है, ये बजट में नहीं देखिए होता। ये सिर्फ गुमराह करने के तरीके हैं। जीएसटी काउंसिल जो है देश के प्रधानमंत्री के अधीन ही है। हर राज्य के मुख्यमंत्री, हर राज्य के वित्त मंत्री उसके मेंबर्स होते हैं। फाइनल अथॉरिटी जो है, आज आप कहेंगे आप वही बात बोल रहे हैं। देखिए मैं एक जवाब दे दूं, काउंसिल वाकई में अलग है और बिल्कुल अलग है, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन जो उनकी जो फाइनल अथॉरिटी है, जो फाइनल अथॉरिटी जो है वो उन्हीं के अधीन है, बिल उन्हीं ने पास किया है। दूसरी जो चीज है, ये आप वही बात बोल रहे जो पेट्रोल कंपनियां बोलती है कि जी हमारा नुकसान हो रहा है, आप जो है हम कम नहीं कर सकते, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो पेट्रोल जो है बढ़ना रुक जाता है। तो ये तो सिर्फ गुमराह करने के तरीके हैं, गुमराह करना लगातार तलाशे जा रहे हैं। आज की तारीख में वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि सबको पता था वो चीज आज नहीं हो सकती, वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में नहीं हो सकती। इसलिए आज वो देश के अन्नदाताओं के लिए कोई सब्सिडी जारी की गई? बताइए, आज यूरिया इतना महंगा हो गया है, उसको लेकर के कोई चीज सामने लाई गई? देश में आज रेलवे में सबसे ज्यादा रिक्त पद हैं। 7 साल से रेलवे की भर्ती एक भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। आज युवाओं को उम्मीद थी कि कुछ भर्तियों को लेकर के रेलवे में कुछ आएगा, कुछ नहीं आया। बोला मिस कर गए आप शायद कुछ नहीं, देखिए उन्होंने पैसा दिया है, लेकिन रोजगार को लेकर के कुछ नहीं दिया उन्होंने। पैसे की घोषणा की है, पैसा पहले भी रेलवे को दिया गया, पिछले बजट में दिया गया, नौकरियों का भी जिक्र किया सर रेलवे में नहीं है। मैं ये कहना चाहूँ, ओके एक बार मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा, लेकिन रेलवे में ऐसा कुछ सामने आया नहीं। लेकिन राजीव सर, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो एमएसएमई सेक्टर तो है ही, उद्योग भी अलग अलग हैं। हमारे यहाँ मार्बल उद्योग है, इसके अलावा टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है, उस सेक्टर की तरफ कुछ दिया गया है इस बजट में? नहीं, टूरिज्म की निश्चित रूप से बात करी गई है और कहा गया है कि इसको बढ़ावा देने के लिए कोशिश करी जाएगी, राज्य सरकारों से सहयोग भी करा जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में किसी भी राज्य में टूरिज्म पे जो सबसे ज़्यादा खर्चा है वो राजस्थान सरकार कर रही है। 1100 करोड़ रुपए का जो बजट राजस्थान सरकार का है, उसके मुकाबले में पिछली बार 2500 करोड़ का बजट पूरे देश का सरकार का था। मुझे मालूम नहीं कि इस बार कितना टूरिज्म का लोकेशन करा गया है, लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए, 25-30 राज्यों के हिसाब से माना जाए, अगर एक राज्य 1000 करोड़ का बजट लेके आता है तो 30,000 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए था केंद्र सरकार के अंदर। वो मुझे कहीं नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है कि जब हम बात कर रहे थे, आप एमएसएमई की बात कर रहे हो, छोटे उद्योगों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री जी बात करी थी, विश्वकर्मा की बात कर रही थी, वो ऊँट के मुंह में जीरे के मुकाबले हैं जिस तरीके की योजनाएं बताई गई हैं। क्योंकि बड़ी योजनाएं तो अभी जो बात हो रही थी कि शेयर जिनके बाजार में गिर रहे हैं उनको देने की बात है कि 50 एयरपोर्ट किसको दिए जाएंगे, उसकी बात है। एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, गेहूं का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट कुछ पूंजीपतियों को ही, अरोड़ा जी, उसका तो ऑक्शन होता है ना सर। देखिए राजस्थान, आप ही विजय जी बताएं, इतना बड़ा पैनल बैठा हुआ है, राजस्थान को छूने वाली क्या घोषणा करी गई है? मैं तो आप एक बार की बात करें, एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जिससे नजर आता हो कि राजस्थान के ऊपर ध्यान दिया गया। मैं जो हमारे आपके साथी उनकी बात से बिल्कुल वाकिफ रखता हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा, R&D, ये इसके बिना देश का विकास बढ़ नहीं सकता। उसके ऊपर जो खर्चा है अगर कम करा जाता है, 157 नर्सिंग कॉलेज जो राजीव जी R&D आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? राजीव सर, खाली राजीव सर, 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात की गई है, मेडिकल कॉलेज के पैरेलल ही खोलने की बात जी हाँ, वो मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट की बहुत अच्छी बात है। ये तो हम भी जानते हैं कि राजस्थान में कल ही आंकड़े आए थे कि 92 यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। एक जमाने के अंदर 5 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। ये जहां जब यूनिवर्सिटी बनेगी उसके संग साथ आपका इंसुलिन लगानी पड़ेगी। अगर आप कार कंपनी लगाते हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है राजस्थान में, तो हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज भी होना चाहिए, वो उसकी आवश्यकता है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, इससे ये हेल्थ सेक्टर के ऊपर बजट नहीं है, हेल्थ सेक्टर के ऊपर बजट की बहुत
बजट बढ़ाने की आवश्यकता थी, बजट बढ़ना चाहिए। फाइनल कमेंट सुनील जी मैं आपसे चाहूंगा, भाई ऐसा बजट क्यों आजकल पेश हो रहा है जिसको समझने के लिए 3 दिन लग जाए? कुछ बताया ही नहीं जाता बजट पढ़ने के दौरान। मुझे बताओ सुनील जी कि सड़क के बारे में, सिंचाई के बारे के अंदर, मेट्रो रेल के बारे में बजट में क्या कहा गया है? विजेंद्र, एक प्रश्न मैं सुनील भार्गव साहब से पूछना चाहूंगा, और वो ये मैं पूछना चाहूंगा कि जब अपर तुंगभद्रा के लिए तो जब कर्नाटक में कोई चुनाव है और आपकी पार्टी की सरकार है, वहां आप 65,000 करोड़ रुपए, 6500 करोड़ रुपए दे सकते हैं पर तुंगभद्रा वैली के लिए। मैं ERCP के लिए वापस वही आप एक पैसा राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। सर मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान ने 25 MP दिए हैं, ERCP के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? 25 नहीं है, 35 MP है। तो सर ऐसा व्यवहार क्यों? राजस्थान के 35 MP मिलकर जो कर सकते हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं करना चाहते हैं, वो केवल राजनीति करना चाहते हैं। जब राजनीति करते हैं तो नुकसान राज्य का होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसा बजट क्यों नहीं पढ़ा जाता कि इसमें सब कुछ पता चल जाए? पहले में पता चलता था ना कि भाई ये ट्रेन यहाँ से यहाँ चल रही है, ये नई ट्रेन चल रही है, ये यहाँ पे कोच आएगा, यहाँ पर फैक्ट्री आएगी। अब ऐसा बजट क्यों नहीं आता? 3 दिन लग जाते हैं बजट पढ़ने में। विजय जी आप समझते हैं पहले रेलवे का बजट अलग एक सर मैं बाकियों की भी बात कर रहा हूँ, बाकी भी नहीं बताया गया। पूरा एक दिन उस रेलवे बजट पे होता था, इसलिए आपको सब मालूम पड़ता था। आज रेल बजट कंसोलिडेट होके एक लाइन में है कि रेलवे पर आउटले 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। और आज जो रेलवे का थ्रस्ट है वो आप देखिए, जितना भी इंपोर्ट पार्ट होता था वो सब बंद कर दिया। आज हर पार्ट रेलवे का, हर एक्सपेंशन रेलवे का, हर बोगी का निर्माण, इंजन का निर्माण सब स्वदेशी। अच्छा, पूरे बजट में 1.5 घंटे के बजट में एक बार भी राजस्थान शब्द इस्तेमाल हुआ? देखिए कर्नाटक हुआ है, केवल कर्नाटक हुआ है, अपर तुंगभद्रा पे बात हुई है, अपर भद्रा पहले भी बात हुई है। अगर चुनाव कहाँ पे है? राजस्थान चुनाव जहाँ पे वहीं पे बात है। मुझे तो समझ में आया कि 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्य चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। जिस दिन वो पूरा कर लेंगे उस दिन हो जाएगा। बजट महाकवरेज देख रहे हैं आप फर्स्ट इंडिया पर, और एक विशेष पैनल हमारे साथ में क्योंकि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं अपना अपना नजरिया इस बजट को लेकर। और विजेंद्र, मिलीजुली सी प्रतिक्रिया आ रही है, किसी को नफा लग रहा है तो किसी को नुकसान भी बजट लग रहा है, लेकिन लगातार हर बढ़ते घंटे के साथ फर्स्ट इंडिया की कोशिश यही है कि क्लैरिटी इस बजट को लेकर आप तक पहुंचाई जाए। विजेंद्र बिल्कुल, और जिस तरीके से हम बात करें तो मोटा अनाज अब वो संसद में भी खाया जाएगा, सांसद वहां खा पाएंगे, उनको उसकी खिचड़ी भी मिल जाएगी, एक थाली में सुनेमाए की थाली भी आएगी, सुनेमाए की बाटी भी आएगी, और राबड़ी और ना जाने क्या क्या आएगा सर। सब्सिडी क्या आएगी? अच्छा, बिना सब्सिडी की आएगी। हाँ, ये भी एक अच्छी चीज है। तो सर आप ही बता दीजिए राजस्थान के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? सुनील भार्गव जी। देखिए, राजस्थान मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जितना मिलेट्स, और आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, तो जितना मोटा अनाज राजस्थान पैदा कर रहा है जी, तो राजस्थान जो है वो मिलेट्स के उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, तो मिलेट्स का जितना बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष ये भारत की पहल पर घोषित हुआ है, दुनिया भर में मिलेट्स की मांग है, और मैं समझता हूं कि मिलेट्स का उत्पादन जितना राजस्थान बढ़ा सकता है, क्योंकि आज भी लगभग 70% मिलेट वो राजस्थान का किसान उगा रहा है, और उससे तो प्रॉफिट में है सर वो उससे प्रॉफिट में। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मोटा अनाज तो आज भी उगा ही रहा है, आज भी उससे खरीदा ही जा रहा है। मोटा तो अनाज ऐसा क्या हो जाएगा कि राजस्थान के किसानों को फायदा हो? नफा इसलिए है कि वो गैर सिंचित है। आज आपका बाजरा है, सिंचाई नहीं है तो भी होता है जी, ठीक है ना। तो हमारा जो लेकिन बदल क्या गया इससे? भाई श्री अन्न कहने से बदला क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। इससे बदल ये गया कि अब मिलेट्स की डिमांड दुनिया भर में बढ़ेगी, और इसलिए हमारे किसान को अधिक से अधिक लो कॉस्ट खेती का फायदा होगा जी, जिस खेती में। और आज आप इस अपॉर्चुनिटी को क्या ग्रैब करेंगे? अपनी एक बात पूरी कर लूं। इतनी सी बात आपको ऐड करना चाहता हूं, इनकी बात के अंदर इतनी सी बात ऐड करना चाहता हूं कि यूरिया, क्योंकि देखिए बात है कि जब भी आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप पैदा करने जा रहे हैं तो आपको फर्टिलाइजर्स आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और अकेले यूरिया के ऊपर 23,000 करोड़ रुपए सरकार बचा रही है। तो यानी अगर 15% पैसा सरकार अगर यूरिया में से निकाल रही है तो नेचुरली, ठीक है, मैं इसको एक ऐड करना चाह रहा हूं कि भाई जिस मोटे अनाज की बात कर रही है उसको ऑर्गेनिक तरीके से उगाने की भी बात हो रही है।
और ऑर्गेनिक तरीके से उगाने में यूरिया नहीं आता है सर। आपने ऑर्गेनिक खेती में श्रीलंका का हश्र देखा है? देखिए, आपने श्रीलंका का हश्र देखा है और पूरी दुनिया ने देखा श्रीलंका का हश्र कि ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आप जाएंगे तो श्रीलंका जैसे हालात आपके बन सकते हैं। मैं आपको कल इतना सा बताना चाहता हूं कि ये सरकार किसानों के लिए बिल्कुल कंसर्न थी नहीं। इसी का नतीजा है कि कृषि के ऊपर 7,7500 करोड़ रुपए केवल कृषि मंत्रालय के बजट को मिनिमाइज किया गया है। 23,000 करोड़ रुपए यूरिया से आप निकालना चाहते हैं। एमएसपी के आप डिक्लेरेशन, अब एमएसपी के लिए आप आते हैं ना, किसान देखिए, मैं आप कहता हूं इसी का नतीजा था। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं भाई, राजस्थान में मोटा अनाज जो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है, उसको इसका फायदा होगा या नहीं होगा? और क्या राज्य सरकार इसमें कोई भूमिका निभा सकती है? समझ लीजिए, देखिए अच्छे से समझिए, मिलेट्स के उत्पादन में जल सबसे कम आवश्यकता होती है जी। और आज कृषि अगर सफर कर रही है तो केवल इसलिए सफर कर रही है कि जल संसाधन नहीं है। सुनील जी, मैं आगे बात कर रहा हूं, और आज भी हो रहा है ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूं आज भी हो रहा है सर। मिलेट्स का उत्पादन, मिलेट्स का उत्पादन इस्तेमाल हो रहा है। मिलेट्स का उत्पादन, इसके बाद राजस्थान को क्या मिलने वाला है? मिलेट्स का उत्पादन, जितनी मांग बढ़ेगी, अगर उत्पादन हमने बढ़ाया तो हमारी कृषि जो आज घाटे में है वो राज्य सरकार इसके लिए कुछ सपोर्ट करेगी। देखिए, मेरी बात सुनिए, राज्य सरकार तो हर चीज का सपोर्ट करने को तैयार है, अगर बेशर्ते कि गरीब किसान मजदूर के लिए कुछ हो रहा हो। मगर यहां बात एक है कि जब आपके किसान आपके लिए स्कैनर पे नहीं है इस पूरे, और आज ही जब बजट पेश हो रहा था तो सारे पूरे देश ने देखा है कि सारे पार्लियामेंटेरियन इसलिए उद्योगपतियों को नाम ले रहे थे। ये केवल कुछ उद्योगपतियों के लिए इशारों पे काम कर रही सरकार है, किसान इनके लिए कहीं दूर तक नहीं है। अब इस बजट में राजस्थान के लिए कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको इस मोटे अनाज में राजस्थान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? मुझे इसमें अवसर नजर आ रहा है। अभी हाल ही में मैंने एक मिलेट्स पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो है एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, और वहाँ इस बात पर बहस चल रही थी कि मिलेट्स पर अगर फोकस आ जाएगा तो देश में मोटे अनाज की डिमांड बढ़ेगी और उसका फायदा हमारे उत्पादकों को मिलेगा मोटे अनाज की डिमांड पूरी करने में। दूसरी, सिकल सेल एनीमिया वाली जो बात आई है, उसको मेडिसिन से कम हीमोग्लोबिन बढ़ाने की जगह मिलेट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन के तरीके से आप एनीमिया की प्रॉब्लम को, जो 2047 तक रिमूवल की बात आई है, वो एनीमिक आप गर्ल्स को कम कर सकते हो राजस्थान की। तो राजस्थान को इसके बड़ी हुई मांग का फायदा भी मिलने वाला है, और एनीमिया कम करने में भी 2047 तक रिमूवल में फायदा मिलने वाला है। जो मैं देख रहा हूं वो है ग्रीन एनर्जी के तौर पर। भाई, राजस्थान में ग्रीन एनर्जी के स्कोप बहुत ज्यादा है, क्या वो आपको राजस्थान में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिखाई दे रहा है? नहीं, राजस्थान में 3-4 अपॉर्चुनिटी दिखती है, डेफिनेटली दिखती है। आंसर इज यस। जो मिलेट वाली बात बोली है दैट इज़ आल्सो यस। और मेरे ख्याल से जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ हिस्सा हर चीज़ में राजस्थान को जरूर मिलने वाला है उसके अंदर, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो नर्सिंग कॉलेजेस हो, वो कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे को जरूर मिलने वाला है, हर चीज़ में टूरिज्म जी। एंड ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग कॉलेज में तो बड़ा हिस्सा मिलेगा सर, हर जिले में अगर मेडिकल कॉलेज है तो हर जिले में नर्सिंग कॉलेज है, तो हमारे लिए तो हो सकता है स्टेट वाइज कुछ नहीं हो, ये देखने की बात है। एज अपने फाइन प्रिंट्स क्या आते हैं वो देखने की बात है, वो आगे कुछ दिनों में अनफोल्ड हो जाएगा। हमारे लिए जो मिलेट वाली बात है और एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट विच इज़ गोइंग टू बी इंटरनेशनल इज द अनाउंसमेंट। इट इज नॉट जस्ट इंटरनेशनल डे, इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट। सर, हम हिंदी में बात कर सकते हैं क्योंकि ग्रामीण जो लोग देख रहे हैं। ये जो मिलेट है, जो मिलेट जिसको बाजरा बोलते हैं, अपन मिलेट बोल रहे हैं, बाजरा है, बाजरा है, कई चीजें हैं जो मोटे अनाज जितने भी हैं उसके अंदर अपन इसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो भारत राजस्थान के बाहर, इंडिया के बाहर जो महत्वता मिलनी चाहिए वो महत्वता मिलेगी। इसी के लिए एग्री स्टार्टअप्स के लिए एक अलग से फंड, एग्री फंड बनाया है। ये मैंने पहले भी बोला था, एग्री के स्टार्टअप के लिए जो फंड है ये बेसिक नए इनोवेशन 2 लाख करोड़ के आसपास का, हॉर्टिकल्चर के लिए भी 7,000 करोड़ रुपए दिया है, हॉर्टिकल्चर के लिए भी 7,000 करोड़ रुपए दिया है, हॉर्टिकल्चर के लिए, और वो अलग से है, तो उसमें भी कुछ सब मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूँ ओवरऑल अगर अपन इसको देखेंगे तो टेक्नोलॉजी इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर एंट्री करेगी। रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। 5G जो लैब्स बन रही हैं वो खाली 5G अर्बन के लिए नहीं है, वो रूरल के लिए काम बहुत आने वाली है। इन सब के लिए एक नया मार्केट खुलने वाला है, और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है उससे हमारे जो अनाज हैं जो राजस्थान के प्रोड्यूस हैं उसको विदेशों में और फॉरेन मार्केट में अगर जगह मिलती है तो डेफिनेटली हमारे किसान को ज़्यादा दाम। ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल मेरा भी रह गया जी। इसका मतलब ये हुआ कि अब अर्थव्यवस्था का थ्रस्ट, जो झुकाव है,
वो शहरी अर्थव्यवस्था से बदलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर हो रहा है, उसको मजबूत करने की ओर हो रहा है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हो रहा है, गरीब मजदूर किसान के लिए हो रहा है। देखिए भार्गव साहब, एक बात तो अच्छा क्लियर सर, है, अच्छा याद दिलाया आपने। एक बात तो क्लियर है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, कितने आदर्श ग्राम इस वक्त हैं सर? क्योंकि गांव को ही सशक्त करने के लिए ऐसा किया गया था। राजस्थान में 25 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद भी जोड़ देते हैं सर। बताइए कोई एक गांव बता दीजिए आदर्श गांव। सुनील भार्गव जी, हर कोई भी एक सांसद बता दीजिए सर, हर आप चूज कर सांसद लीजिए। अपने अपने दृष्टि से कर रहा है। मुझे ये जानकारी नहीं है किसने 8 कौन साल से में ग्राम एक तो को बना कर होगा रखा सर। है, पर गांवों का विकास हो रहा है। सर एक तो बता दीजिए ना, जिसको मैं कहूं कि भाई राजस्थान के इस गांव में आप चले जाइए, सांसद के लिए आदर्श गांव की नजीर क्या होती है देख लीजिए जाकर। सर घोषणाएं डिलीवरी होती नहीं है, कल घोषणाएं तो है, डिलीवरी कहाँ है? तो समस्या यही तो है कि घोषणाएं डिलीवरी नहीं। ऐसा है, घोषणाएं नहीं है, हिंदुस्तान काम देख रहा है और हिंदुस्तान आज उस काम को देखकर जो आम आदमी की खुशहाली है, उसी का परिणाम हम देख रहे हैं जी। उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि देश में एक मजबूर, अरे सर मैं कह रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं डिलीवरी दी जा रही है, तो बताइए ना एक डिलीवर्ड शहर तो बताइए, या एक तो गांव बताइए सर। मैं खुद जाकर देखूंगा, मैं रिपोर्ट करूंगा वहां से कि ये आदर्श गांव है, पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप वाराणसी गए हैं? राजस्थान में नहीं इनके पास। देखिए राजस्थान में उदाहरण नहीं है। राजस्थान में आपकी सरकार है, एमपीओ को देने राजस्थान में आपकी सरकार देने की बात कही थी। देखिए प्रधानमंत्री ने, मैं आपको बता दूं, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देने के वाले गांव की बात कही थी। लेकिन वो संसदीय क्षेत्र के ऊपर डेवलप हुआ है और आदर्श गांव की बात ही तो कर रहे हैं। 35 एमपी से वोट दिए थे। मैं अलग सेक्टर पर जा रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसकी अपार संभावनाएं हैं और ये ग्रीन एनर्जी है। राजस्थान में जी ग्रीन हाइड्रोजन, और इससे पहले अनुराग ठाकुर ने एक बड़े बजट की घोषणा की थी कि भाई हम ग्रीन एनर्जी पर पैसा खर्च करने वाले हैं, आज भी उसका जिक्र किया गया। क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है राजस्थान के लिए? बिल्कुल, राजस्थान के लिए ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये साथ के साथ इसके अलावा टैक्स एग्जम्पशन भी इन्होंने लिथियम बैटरीज पे टैक्स एग्जम्पशन लगाई है। और इसके अलावा टूरिज्म भी अगर मैं बोलना चाहूँ तो टूरिज्म में भी राजस्थान को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा सेंट्रल की तरफ से। टूरिज्म के लिए कुछ जगह चिन्हित की गई है, उनमें अभी तक डिटेल आया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान का 8-10 प्लेसेस उसमें होंगे। मैं देखो विजेंद्र, मैं एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं। बेसिकली ये जो बजट है, ये बजट वास्तव में देश का बजट नहीं, एक पार्टी का बजट है। मैं आपको बहुत एक गंभीर आरोप लगा रहा हूं। हो सकता है आपको मेरे आरोप में मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। सचिव केसी वेणुगोपाल बोल चुके हैं ये मीडिया के पार्टी का सामने। बजट है, ये देश का बजट ही नहीं है। आप ये सोचेगा कि राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, अगर उसके लिए कुछ भी अगर प्रधानमंत्री जी के दिमाग में नहीं है तो ये अपने आप में सरप्राइज बात है। कर्नाटक उनके दिमाग में हो सकता है, अपर तुंगभद्रा हो सकती है, मगर ईआरसीपी नहीं हो सकती है। राजस्थान की पूर्वी राजस्थान का कायाकल्प हो सकता था, मगर वो दिमाग में नहीं है। सुनील जी, मुझे लगता है आपको चश्मा बदलने की भी जरूरत है। राजस्थान में सर मेरा चश्मा एक ही रहेगा, जो हिंदुस्तान में बदल सकते हैं, मैं नहीं बदलूंगा चश्मा। जो हिंदुस्तान में टूरिस्ट आता है उसका 80% टूरिस्ट राजस्थान आता है। क्या हम ये भूल रहे हैं कि 80% टूरिस्ट जो हिंदुस्तान आता है वो राजस्थान में आता है? और अगर वो राजस्थान आता है, ये मोटे अनाज के ऊपर तो आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान को भूल गए? इसी यहीं से फर्स्ट इंडिया के कैमरे पे बोल दीजिए ना कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आ रहा है मिलेट के ऊपर है, मोटे अनाज के ऊपर, वो राजस्थान में आएगा। मैं अपनी बात विड्रॉ कर लूंगा क्षमा मांगते हुए। आप तो फर्स्ट इंडिया के ऊपर आप ही घोषणा कर दीजिए ना कि विश्व स्तरीय जो आ रहा है वो राजस्थान में आ रहा है। राज्य सरकार से लिखवा दीजिए, वो आ जाएगा। आप राज्य सरकार से लिखवा दीजिए। राज्य सरकार चाहती ही नहीं है, वो अपने हर उत्तरदायित्व से भाग रही है। देखिए, उनको जल जीवन मिशन का पैसा दिया जाता है, लैप्स होता है। उनको सिटी डेवलपमेंट का पैसा दिया जाता है, लैप्स होता है। वो कहाँ होता है लैप्स? और वो आपने दिया कहाँ है सरकार, वो बताइए ना भाई। ये बजट आज का बजट आया, आप बताइए ना इस पन्ने के ऊपर ये लिखा हुआ है कि राजस्थान के लिए हम ये कर रहे हैं। सर पन्ने तो मिले पहले, उन पेजेस की बात बताइए ना। पन्ने मिलने भी तो चाहिए। आपने पढ़ लिए ना? ये गुप्त पन्ने मैं हैं। पढ़ रहा हूं सर, मैं पढ़ रहा हूं अभी। मैं उस बजट को अभी पूरा कर भी नहीं पाया क्योंकि मैंने 1.5 घंटे का पूरा बजट सुना। कॉपी का जमाना है, पन्नों की जरूरत ही नहीं है। सॉफ्ट कॉपी का जमाना है। और सुनील जी तो चश्मा पहनते ही नहीं है। सवाल रहेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस राज्य में है एक वादे के साथ पहुंची है, अच्छी शिक्षा, मुफ्त बिजली। क्या यही कारण है क्योंकि फ्रीबीज जितना शब्द हमने बीते 5 साल में सुना उतना पहले कभी सुना नहीं था? फ्रीबीज नहीं मिले, 7 प्राथमिकताओं में उसकी जगह नहीं मिली या फिर कम मिली है, ये आपकी नाराजगी की वजह है कि इस बजट के साथ?
देखिए मुद्दा फ्रीबीज नहीं है। हाँ। मुद्दा ये है कि जो देश का कमजोर वर्ग है उसको कैसे आगे लाया जाए। दिल्ली में हमने फ्रीबीज जिनकी बात करें वो जनता का हक था। देश के सारे तमाम नेता तमाम सुविधाएं लेते हैं, लेकिन जब जनता को वही सुविधाएं देने की बात आती है तो बड़ा दुख होने लगता है इन भाजपा वालों को, कांग्रेस वालों को। तो एक बड़ी आप देखिए पिछले अच्छा, बजट पर दोनों ही पार्टियों को लपेटे में ले रहे हैं। बिल्कुल दोनों ही जिम्मेदार है ना। देखिए जो देश के हालात उनके लिए दोनों ने शासन किया अब तक। तो आज के समय में देश में मैं बात कंप्लीट कर दूं, देश में आज के समय मोदी जी तो फ्रीबीज के बहुत अगेंस्ट है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह जाके हमारे खिलाफ करती है, लेकिन फिर भी देश पे जो कर्ज देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के 55 लाख करोड़ लिया था, वो इकलौते मोदी जी ने 55 लाख करोड़ से लेकर के 1,55,000 करोड़ पहुंचा दिया। मतलब 155 करोड़ 55 लाख करोड़। नहीं सर, आंकड़े होते हैं, लेकिन ये बताइए पंजाब में क्या क्या किसानों के लिए? पंजाब में देखिए हमने सब्सिडी जो किसानों की अटकी हुई थी वो हमने जारी करी। दूसरी बात, जो फसल आज राजस्थान में जब भी काटा जब लगता है, जब फसल की जब बिक्री का टाइम आता है वो काटा लगता है 3-3 महीने के बाद में लगता है। जब किसान अपना जो खुले मार्केट में मजबूरी में सस्ती कीमत पर अनाज बेच चुका होता है तब काटा लगता है। पंजाब में हमने सुनिश्चित किया कि तय समय पर किसानों की जो फसलें हैं वो खरीदी जाए। जो फसल बर्बाद हुई उस पर हमने 7,000 करोड़ तक की सब्सिडी हमने जारी करी। तो जो पंजाब में पहले नहीं हो रहा था वो हमने करके दिखाया। और अभी पंजाब में हमको महज 8 महीने हुए हैं, अभी थोड़ा समय दीजिए। जो पिछले जैसे भारतीय जनता पार्टी तो अभी 70 साल पुराना दुख नेहरू जी के सुना रही है, हमको तो महज 8 महीने हुए हैं। इनको आज 8 साल के बाद ये नहीं कर पाए। हमने 8 महीने में वो सब करके दिखाया पंजाब में जो बाकी अन्य राज्यों में नहीं हो पा रहा था। जी, इनको बस इतना सा जरूर आप आग्रह कर लीजिएगा कि सक्सेस मूवमेंट्स को जरूर बढ़ावा नहीं दे दें, क्योंकि जो पंजाब वापस से आग की तरफ जलने जा रहा है आने के बाद से, वो सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि पंजाब ने बहुत बड़ा एक खूनी एक क्लैश देखा है। कम से वो ब्लड जो बात है वो वापस पंजाब की तरफ नहीं आ जाए, जिसका बहुत बड़ा खतरा है इनके आने के बाद से। मैं एक रिप्लाई कर दूं, पिछले दिनों में राजस्थान में जो जितने अपराध हुए वो आंकड़े आप निकाल लीजिए, पंजाब के आंकड़े निकाल लीजिए, पंजाब के हालात सुधरे और राजस्थान के हालात बिगड़े। राजस्थान की परिस्थितियों में अंतर है। फ्रीबीज पर एक चीज जी बोलिए सर। जो सब्सिडीज हैं, फ्रीबीज हैं, तो ये बेसिकली दे शुड बी टारगेटेड कि किसको देनी है, नंबर 1। दूसरी बात, दे शुड बी टाइमली, कब देनी है, एंड देन उसकी टर्मिनेशन डेट भी होनी चाहिए, कब बंद करनी है। हमेशा के लिए नहीं होती है फ्रीबीज। सर फिर प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी कुछ कह दीजिए। 78,000 करोड़ के अतिरिक्त और सब्सिडी को लेकर भी तो फायदा तो जिन लोगों को छत की चाहत है, जिनको घर की चाहत है, उनको तो मिलेगा इससे। डेफिनेटली, जब तक टारगेटेड अगर है और टारगेटेड ऑडियंस है, उसकी टारगेट सेक्टर है तो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए। माथुरा, फिर 3 चीजों पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप अगर आजाद भारत के बाद सबसे बड़ा अगर इकोनॉमिक क्राइसिस देखें तो वो एग्रीकल्चर स्ट्रेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। देखिए इसको हमें सब पार्टियों को समझना पड़ेगा। और जब तक आप किसान की फर्टिलाइजर्स, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका डीजल और इन सब चीज़ों को और इन सब चीज़ों को कैलकुलेट, उसके श्रम को कैलकुलेट करते हुए एमएसपी पे काम नहीं करेंगे, आप किसानों को वास्तविक आत्महत्या की तरफ धकेल रहे हैं। और मेरी राय में सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं करके ये बहुत बड़ा लोग तो बदलने की किसानों को फायदा मिल चुका। जब हम एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए एक लाइन आती है, एग्रीकल्चर इज अ सब्जेक्ट टू स्टेट। वही लोग फायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये कंकरेंट है। देखिए यहाँ आपका कृषि जो है, कृषि एक कंकरेंट, और जो यूरिया सब्सिडीज है या अगर आप डीजल सब्सिडीज की बात करेंगे तो ये जाहिर सी बात है ये केंद्र सरकार ही करती है। आप पूरे 75 साल का आप इतिहास यूरिया तो खरीदती ही केंद्र सरकार है। और देखिए इसको वास्तव में केंद्र सरकार को ही सस्ता यूरिया, सस्ती बिजली और आपको सस्ते आपको जो पेस्टिसाइड्स है, सर सस्ती बिजली भी केंद्र सरकार देगी। ये पहली बार सुनने में आया सर। उसके लिए सब्सिडाइज कीजिए ना, आप राज्यों को इंसेंटिवाइज का काम है, उसके लिए इंसेंटिवाइज करना होगा। आपको कर दिया था फिस्कल डेफिसिट में 5% का विशेष प्रावधान कर दिया। बारोइंग की बात कही, आपको इंसेंटिवाइज करना होगा इसको। के साथ तो सोते हैं दिल्ली 2.25 लाख करोड़ रुपए फंड जारी किया गया देती है केंद्र सरकार को। सर 27,000 करोड़ का यूरिया में से काट लिया आपने आज ही आपने 27,000 करोड़ का यूरिया में से काटे। आप सोचिए यूरिया अगर इतना महंगा होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। आपको मैं पुरानी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कितना ही धमकाया हो, मगर हम हमेशा फर्टिलाइजर्स के ऊपर किसानों को सस्ती खाद देने के हमेशा समर्थक रहे। और किसानों अगर यूरिया में से निकाला तो कहीं तो डाला होगा, यूरिया में से निकाला तो कहीं तो डाला ही होगा, की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए यूरिया डाला ही होगा, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन माथुर जी एक और लाइन है, उसको जरा स्पष्ट कीजिए। वो लाइन है कि भाई सेंटर की तरफ से मुझे याद नहीं कि कितने लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे 50 साल के लिए बिना ब्याज के, वो स्टेट को दिया जाएगा। वो क्या है सर? 22 लाख करोड़ विदाउट इंटरेस्ट।
बिना ब्याज के 50 साल के लिए, वो किस काम आएगा? 50 साल के लिए हर स्टेट को 22 लाख करोड़ रुपए विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा जी। वो अपने डेवलपमेंट के लिए खर्च करे, कहीं भी खर्च कर सकते, तो राज्य के विकास के लिए करे वो। नहीं, उसका डिवीजन तो होगा ना 22 लाख करोड़ वो का, बाइफरिकेशन अब आएगा अपने पास, वो बाइफरिकेशन अभी तक नहीं है। देखो, अभी नहीं है वो बाइफरिकेशन का होता है वैसे होगा विजेंद्र, वो बाइफरकेशन आएगा। और आपने एक बात रखी थी कि डबल हुई है इनकम, उसके बारे में भी अपने को खत्म कर देना चाहिए। 5 साल में पर कैपिटा इनकम डबल हुई है, ये बात सच है, हमारे पास आंकड़ा है। लेकिन ये खाली पहली बार डबल नहीं हुई है, पहले सरकारों में भी डबल हुई है। हमने तो बहुत कम से, हमारा इंडिया जब आज़ाद हुआ तो हमारा पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 3% जीडीपी कंट्रीब्यूशन था। 1 से 2 होने में फर्क हो सकता है, लेकिन 100 से 200 होने में हमारा, और ये आगे भी होगा, इनकम बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या अच्छा बजट हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ऑलवेज हो सकता है, कोई भी सरकार दे, ज्यादा हो सकता है। 10 में से कितने नंबर देंगे आप बजट? किसमें से? मैं ऐसा मानता हूँ बहुत बैलेंस्ड बजट है। इसको नंबर के आंकड़ों में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये बहुत बैलेंस्ड बजट है। मैं 3 नंबर दूंगा इसको, 3 नंबर नहीं, 3 को वर्ड्स दूंगा। ये डिजिटल बजट है, इंक्लूसिव बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है। 3 चीजों में काफी नंबर मिलने चाहिए, हर चीज में नंबर नहीं मिलेंगे। मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि दिशा बहुत अच्छी है, डिजिटलाइजेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ पर जी, और स्पेशली गर्ल्स की हेल्थ पर, मिलिट्री पर, इन पर अच्छा ध्यान है। मैं कहूँगा गुलाब भी है और खार भी है। गुलाब भी है, आप कितने नंबर देंगे? और खार भी है। देखना यह है कि निशान मिलता है या निशानी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल। अगर विजन फॉर डेवलपमेंट है इस बजट में और हर सेक्टर के लिए अच्छा था, हर सेक्टर के लिए दिया गया है, तो 10 में से 10 नंबर। और फॉर युवाओं के लिए, स्पेशली नए स्टार्टअप्स के लिए अच्छा दिया गया है। ठीक है, देवेंद्र जी, सुनील जी और सुनील भार्गव जी, इनसे मैं नंबर नहीं लूंगा क्योंकि उसमें सियासी तौर पर वो नंबर दिए हुए माने जाएंगे, इसलिए मैं उनसे नंबर लूंगा ही नहीं। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। फर्स्ट इंडिया के साथ लगातार बने रहिए, महाकवरेज हमारी लगातार जारी। हमने कोशिश की कि इस बजट को आम आदमी की नजर से दिखाते हुए आम आदमी के तरीके से आपको समझा पाए, और इसलिए हमने बातें भी सिर्फ वही की। हमने ये भी कोशिश की कि राजस्थान का जिक्र बजट में नहीं आया, लेकिन राजस्थान का जिक्र बजट में किस तरीके से हो सकता है और राजस्थान को क्या मिल सकता है, ये भी खंगालने की हमने कोशिश की। नमस्कार।